करूंगा जेईई मेन 2020 का पेपर जो 9 जनवरी को शिफ्ट 1 में हुआ है और मैं आपके साथ में मैथ्स वाला पोर्शन यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रॉब्लम्स देखते हैं और समझते हैं सभी बातों को। इस क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस वेयर x कैसे लिखा हुआ है, 0 से लेकर 2 पाई तक वेरी कर रहा है। मीन्स वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, एक बार समझते हैं। क्या दे रखा है, log ऑफ mod sin x बेस हाफ दे रखा है। ठीक है, log ऑफ mod sin x यहाँ पर आ जाएगा और बेस क्या है, हाफ। इस वाले पार्ट को भी मैं इस साइड ही ले आता हूँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा, log प्लस साइन हो जाएगा, बेस हाफ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, mod ऑफ cos x लिखा हुआ है। दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। ये ध्यान से लिखे तो क्या लिखा हुआ, log m प्लस log n लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log mn। तो log mn हमने यहाँ लिख दिया, mod cos x, और बेस में क्या लिखा हुआ है, हाफ। दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद आप क्या करोगे कि अब एक काम ही करते हैं कि यहाँ पे हमें log को निकाल देते हैं, log को हटा देते हैं। तो एंटी लॉग लेंगे, तो एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, mod ऑफ साइन एक्स इंटू mod cos x बच रहा है। तो एक काम ये करते हैं कि इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं अंदर, है ना, एक ही साथ mod के अंदर लिख दिया ना। इस वाले पोर्शन को जब मैं यहाँ लेके जाऊंगा तो ये क्या बनेगा, 1/2 पावर में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट ध्यान रखना है, जब भी हम एंटी लॉग लेते हैं, अगर बेस लिखा हुआ है तो बेस में ही रहता है, तो कितना जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर आ गया ना। अब इस बात को ध्यान समझे कि यहाँ क्या लिखा हुआ, mod ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा हुआ। तो एक काम ये करते हैं, इसको हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, mod ऑफ साइन 2x ये आ जाएगा ना। दिस इज 1/2 यहाँ लिखा हुआ, 1/4 यहाँ लिखा हुआ। इसको जब सिंप्लीफाई कराएंगे कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा ना। mod को हटाते हैं तो mod को जब हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। तो मीन्स कितना आ गया, साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस ऑफ हाफ आ जाएगा ना। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं इस इक्वेशन के। इसको सिंप्लीफाई करके हमने यहाँ तक लिख दिया और कहाँ तक, 0 से लेकर 2 पाई में निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। काम हम ये करें, x कैसे वेरी कर रहा है, 0 से लेकर 2 पाई तक वेरी कर रहा है, तो 2x कैसे वेरी करेगा, तो 2x वेरी करेगा 0 से लेकर के 4 पाई तक वेरी करेगा। ठीक है, एक बार मैं प्लस हाफ लेता हूँ, एक बार माइनस हाफ लेते हैं। ठीक है, मान लो 0 से लेकर 4 पाई तक जाए, मतलब हम 2 राउंड लगाएंगे। एक राउंड हो गया 0 से लेकर 2 पाई का, फिर अगला राउंड हो जाएगा 2 पाई से लेकर 4 पाई तक का। साइन 2x का सारा पॉजिटिव आ रहा है, तो एक राउंड में पॉजिटिव कहाँ आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा साइन x फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। जब दूसरा राउंड फिर से लगाएंगे, फिर से 2 बार सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में क्या रहेगा, साइन 2x इक्वल टू हाफ आ रहा है, तो 0 से लेके 2 पाई में इसके कितने सॉल्यूशंस आए, 4 सॉल्यूशंस यहाँ पर आ जाएंगे ना। अगेन इसको सॉल्व करते हैं, 0 से लेके 4 पाई में साइन x का वैल्यू कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। साइन x कहाँ नेगेटिव आता है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है। 0 से लेके 4 पाई तक जाना है, मतलब एक राउंड में 2 सॉल्यूशन आ गए, एक और राउंड लगाएंगे तो हमारे 2 सॉल्यूशन और आ जाएंगे। तो मींस इसके करस्पॉन्डिंग कितने सॉल्यूशन आ गए, 4 सॉल्यूशंस आ जाएंगे। टोटल सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 8 सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नाउ सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में नेक्स्ट प्रॉब्लम समझते हैं स्टूडेंट। क्या दे रखा है हमारे पास, इफ E1 एंड E2 आर द एसेंट्रिसिटी ऑफ दिस इलिप्स का एक एसेंट्रिसिटी दे रखा है E1 एंड हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी क्या दे रखा है, E2 दे रखा है रेस्पेक्टिवली। इफ द पॉइंट E1 एंड E2 लाइज ऑन द इलिप्स, इस इलिप्स पर अगर लाई कर रहे हैं, देन वैल्यू ऑफ k, तो k का वैल्यू हमसे पूछा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, इलिप्स का अगर एसेंट्रिसिटी निकालेंगे तो इलिप्स का एसेंट्रिसिटी कितना आता है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। दिस इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स का फॉर्मूला हो जाएगा ना, 1 माइनस ऑफ बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, दिस इज ए स्क्वायर एंड दिस इज बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का वैल्यू तो 4 आ जाएगा और ए स्क्वायर का वैल्यू 18 आ जाएगा। तो इसको जब सिंप्लीफाई कराएंगे, दिस इज 2/9 लिखा हुआ है कैंसिल होने पर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, √7 आ जाएगा। 3 का 9 का स्क्वायर रूट लेंगे 3 आ जाएगा। तो ठीक है, इलिप्स का एसेंट्रिसिटी कितना आ गया, √7/3 आ जाएगा। नाउ हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी कितना दे रखा है, A2, और ये कितना आता है, 1 प्लस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगा। नाउ इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 4 है। तो 4 तो यहाँ आ गया, अपॉन में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, √13 तो ऊपर आ गया और अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आगे क्या दे रखा है, हमने एसेंट्रिसिटी E1 एंड E2 फाइंड आउट कर लिया। आगे दे रखा है पॉइंट है एक E1, E2, एक पॉइंट हमें दे रखा है। मीन्स अगर बात करें पॉइंट E1 क्या हो जाएगा, √7/3, और E2 के वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, √13/3 आ रहा है। तो ये पॉइंट दे रखा है E1 एंड E2 कहाँ लाई कर रहा है, लाइज ऑन दिस इलिप्स, इस इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या कर सकते हैं, 15x² प्लस 3y²
इज इक्वल टू कितना दे रखा है, के दे रखा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को यहाँ पुट करते हैं। अगर ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है E1 E2 लाइज ऑन द इलिप्स, अगर इलिप्स पर लाई कर रहा है तो क्या करेगा, इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगा। 15 तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा, √7 को जब यहाँ पुट कराएंगे तो 7 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो 3 यहाँ पर आ गया ना। अगेन √13 को यहाँ पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 यहाँ पर आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, इस तरह से आ जाएगा ना। इस वाले पार्ट को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा, फाइनली जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक बार इसको कैंसिल करते हैं, 3 टाइम्स यहाँ से हो जाएगा, 5 यहाँ पर आ गया ना, 3 से 3 टाइम्स ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 35 ऊपर आ गया, 35 प्लस 13 हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 35 प्लस 13 हो जाएगा 48, अपॉन में कितना आ गया 3, और दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा के। इससे जब कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 यहाँ पर आ गया, तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखा है, फाइंड इंटीग्रेशन। हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट, एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है, जनरली क्लास में करवाया भी जाता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कैसे करते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम में खास बात क्या रहती है, देखो 6/7 8/7 का आप सम निकालो, ये ऑलवेज कितना आ रहा होगा, 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा, 14/7 हमने यहाँ लिखा, दैट इज 2 आ गया। ठीक है, तो अगर इसका सम 2 आ रहा होता है तो हम करते क्या है, किसी की भी स्क्वायरिंग से आप डिवाइड और मल्टीप्लाई कराओगे। किस तरह से कराना रहेगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है, dx अपॉन x माइनस ऑफ 3 पावर 6/7 हमने यहाँ लिखा, x प्लस 4 पावर में कितना आ जाएगा, 8/7 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर से हमने यहाँ डिवाइड कर दिया, और x माइनस 3 के होल स्क्वायर से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब चाहो तो x प्लस 4 के होल स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, ना आप ध्यान से देखोगे इस वाले पार्ट से अगर मैं इसको जब कैंसिल करता हूँ, ये नीचे जाएगा तो -6/7 आ जाएगा। अब इसको जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ से कितना जाएगा, 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 8। मीन्स क्या कर सकते हैं हम, इस वाले पार्ट को मैं लिख सकता हूँ dx अपॉन, तो कितना आ गया, x प्लस 4 अपॉन में कितना आ जाएगा, x माइनस 3 पावर में कितना आ जाएगा, 8/7 आ जाएगा। ठीक है ना, इनटू में कितना लिखा हुआ है, अपॉन में x माइनस 3 का होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह का एक फॉर्मेट आ गया ना। उसको जब इंटीग्रेट करना होता है तो हम करते क्या है, इसको t एज्यूम कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, x प्लस 4 अपॉन x माइनस 3 को से t एज्यूम किया। जब t एज्यूम करेंगे तो देन इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट कराएंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर तो यहाँ पर आ जाएगा, x माइनस 3 हमने यहाँ पर लिख दिया एज इट इज। ठीक है, x ऊपर न्यूमरेटर वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, माइनस साइन, x प्लस 4 को हमने एज इट इज लिखा ना, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे एक dx आ गया, दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो डी स्टूडेंट जब इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया हमारे पास, -3 यहाँ से आ रहा है, माइनस एक्स और माइनस एक्स से तो x कैंसिल हो जाएगा, तो -3 -4 कितना हो गया, -7 तो यहाँ पर आ गया, अपॉन में कितना आ जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और dx दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt आ गया। नाउ dx अपॉन समथिंग अगर हम बात करें, इस पूरे वाले पार्ट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -7 को हमने यहाँ डिवाइड कर दिया, तो उसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ, तो इसको हमने लिखा dt अपॉन -7, जिसको हमने बाहर निकाल दिया, -7 नाउ। और हमारे पास क्या आ गया, इस वाले पार्ट को हमने क्या मान रखा है, t एज्यूम कर रखा है, तो ये आ जाएगा t पावर 8/7 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ना उसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो -1/7 तो यहाँ रहा, इस वाले पार्ट को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -8/7 और dt आ जाएगा ना। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x पावर n का हम फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, n+1 अपॉन में n+1 आएगा, तो मतलब यहाँ हमने +1 किया तो ये आ जाएगा t पावर आ जाएगा, +1 करेंगे तो -8 + 7 तो मतलब -1/7 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी कितना आ रहा होगा, माइनस का 1/7 आएगा, जो इससे यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना आ गया, 1/t पावर कितना आ जाएगा, 1/7 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और t का वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है, x प्लस 4 अपॉन x माइनस 3, तो क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, तो जब हम पुट कराएंगे यहाँ पर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको जब हम लिखेंगे तो 1/ऑफ आ जाएगा x माइनस 4 अपॉन में x माइनस 3 पावर में आ जाएगा 1/7, ठीक, प्लस c आ जाएगा, तो इस वाले पार्ट को ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4 x प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे प्लस है ना, ध्यान रखना आपको प्लस लिखा हुआ है, तो x माइनस 3 अपॉन x प्लस 4 पावर
1/7 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्लियर स्टूडेंट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। फोर्थ कॉम्प्लेक्स नंबर का एक प्रॉब्लम दे रखा है। क्या दे रखा है? इफ मॉड ऑफ जेड माइनस आयोटा अपॉन जेड प्लस 2 आयोटा दैट इक्वल टू 1 दे रखा है, एंड मॉड ऑफ जेड इक्वल टू कितना दे रखा है? 5.2 दे रखा है। देन वैल्यू ऑफ दिस, तो हमसे इसका वैल्यू पूछा हुआ है। तो डी स्टूडेंट कैसे सॉल्व करना रहेगा? ठीक है, तो पहले वाले पॉइंट को आप ध्यान समझो। क्या दे रखा है? जेड ऑफ माइनस आयोटा इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ जेड प्लस 2 आयोटा, कुछ इस तरह से लिख लेते हैं ना। इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो जेड इक्वल टू हमने क्या एज्यूम कर लिया? एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एज्यूम कर लेते हैं। तो जेड का वैल्यू पुट कराते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई। तो हमने आयोटा तो यहाँ कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ जाएगा वाई माइनस 1। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर आ गया। सिमिलरली हमने क्या किया? एक्स प्लस आयोटा वाई जब पुट कराएंगे तो आयोटा तो कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? यहाँ पर वाई प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ना उसका वैसे मॉड आ गया ना। उसके मॉड को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? मॉड क्या होता है? अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इमेजनरी पार्ट का जब स्क्वायर करेंगे वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो उसकी स्क्वायरिंग ओपन कर देते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, कुछ ऐसे आ गया ना। उसके बाद हमने क्या किया? एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखा, इसकी स्क्वायरिंग को भी ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, प्लस का 4y आ जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा, और अंडर रूट में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, ना उसका हम स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग करने से क्या होगा? ये अंडर रूट और अंडर रूट हट जाएगा ना। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2y इधर लिखा हुआ है, इसको मैं इस साइड ले आता हूँ, तो देखिए कितना हो जाएगा? 6y यहाँ पर आ गया। ठीक है, और प्लस 1 यहाँ पर लिखा हुआ, 4 इधर है, तो इसको मैं इधर इस साइड ले जाते हैं, 4 को मैंने इस साइड ले गए। ठीक है, तो माइनस 1 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 3 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू तो कितना आ गया स्टूडेंट? माइनस हाफ आ गया। ठीक है, तो y का वैल्यू तो माइनस हाफ यहाँ से हमें मालूम चल गया। मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले रखा था z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो उसमें y का वैल्यू कितना आ रहा है? माइनस हाफ आ रहा है। एंड आगे हमें और जानकारी दे रखी है कि मॉड ऑफ z जो है वो कितना दे रखा है? 5/2 गिवन है। मीन्स मॉड ऑफ जेड का मतलब क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कुछ इस तरह से दे रखा है। दैट इक्वल टू कितना? 5/2 दे रखा है। तो ठीक है, यहाँ स्क्वायरिंग कर देते हैं हम एक्स स्क्वायर। एक और काम करते हैं, हम वाई का वैल्यू भी पुट कर देते हैं। तो 1/4 यहाँ आ जाएगा, 1/2 पुट कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, दिस इज 25/4 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो 1/4 को जब इधर ले जाएंगे तो कितना बनेगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 24/4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 से इसको कैंसिल कराएंगे तो 6 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया? प्लस माइनस ऑफ रूट 6 आ जाएगा। ठीक, तो ये आ गया। वेल, हमें निकालना क्या है? हमें फाइंड आउट करना है मॉड ऑफ जेड प्लस 3 आयोटा, ये फाइंड आउट करना है। तो जेड का वैल्यू अगेन पुट कर देते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स प्लस आयोटा वाई हमने पुट कर दिया, तो यहाँ पुट कर दिया एक्स प्लस आयोटा वाई। तो हमने क्या किया? एक्स स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर कराएंगे, प्लस कितना आएगा? इमेजनरी पार्ट। तो इमेजनरी पार्ट कितना आ रहा है? वाई प्लस 3 आ रहा है, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर, कुछ ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू की बात करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, यहाँ पुट कर दिया हमने, प्लस वाई का वैल्यू कितना आ रहा है? माइनस हाफ आ रहा है। तो माइनस हाफ हमने यहाँ लिखा, प्लस में 3 यहाँ पर आ जाएगा, और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे यहाँ कितना आ जाएगा? 6 यहाँ से आ गया, -1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5/2 का होल स्क्वायर, ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा अपना? 25/4 आ जाएगा। मतलब इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 25/4। एलसीएम लेते हैं तो कितना जाएगा? 24 यहाँ पर आ गया। 24 प्लस 25 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। मतलब इस पूरे पार्ट को जब मैं सॉल्व करूंगा तो दिस इज 49/4 आ जाएगा। ठीक, तो 49/4 का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 7/2 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट? ऑप्शन 1 इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है? 2 पावर 1/4, 4 पावर 1/16, 8 पावर 1/18 दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह का एक सीक्वेंस दे रखा है, एक सीरीज टाइप का सा कुछ लिखा हुआ है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना चाहिए? सबका बेस सेम होना चाहिए। पहला काम तो हम ये करते हैं, सबका बेस सेम बनाते हैं। तो 2 पावर 1/2 लिखा ना, उसके बाद में 2 स्क्वायर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2/16 यहाँ पर आ जाएगा। डॉट, उसके बाद में ऐसे क्या लिखूंगा? 2 क्यूब लिखेंगे, तो 2 क्यूब लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3/48 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एंड डॉट डॉट इस तरह से आएंगे। अब नाउ एक बार ध्यान से समझो कि बेस सेम है तो हम क्या कर सकते हैं? पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ तो देखो 1/4 आ गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये कितना लिखा हुआ? 1/8 लिखा हुआ है, प्लस साइन।
अब डियर स्टूडेंट इसको देखो, इससे जब इसको सिंप्लीफाई कराओगे तो कितना लिखा हुआ, 1/16 लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर दिया। अब इस और डॉट डॉट ऐसे इन्फिनिटी तक आप ऐड कर दोगे। अब स्टूडेंट ध्यान से देखो कि ये क्या लिखा क्या है, एक्चुअली 1/4 1/8 1/16 लिखा हुआ है। ध्यान से देखो तो क्या है, एक जीपी लिखा हुआ है एक्चुअली ये। और अगर ये जीपी है तो जीपी का सम हम कैसे निकाल सकते हैं, सम ऑफ एक इनफाइनाइट जीपी लिखा हुआ, तो इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला कितना आता है, a/1 - r आता है। तो a का वैल्यू तो कितना हो गया, 1/4 हो जाएगा अपॉन 1 माइनस, और जब 1/r निकालेंगे कितना आ रहा है, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 यहाँ पर आ गया, तो 1/4 और इनटू में 2/1, तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इस वाली जीपी का अगर हम सम निकाल रहे हैं तो कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो 2 पावर कितना लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है, तो दैट इज किसके इक्वल हो जाएगा, √2 के इक्वल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखा है, वैल्यू ऑफ cos क्यूब π/8 और cos 3π/8 प्लस साइन क्यूब π/8 और साइन 3π/8 इज, तो इसका वैल्यू हमसे पूछा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, अब मान लो मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो पहले तो मुझे क्या करना चाहिए, एक काम करते हैं, π/8 जो आ रहा है ना, इसको मैं थीटा अज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, π/8 को हमने थीटा अज्यूम कर लिया। अब ध्यान से देखो तो एक्चुअली क्या हो गया है, cos क्यूब थीटा लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ, cos ऑफ 3 थीटा लिखा हुआ है। इस वाले पार्ट को अगर ध्यान से देखें तो इसे साइन क्यूब थीटा लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ 3 थीटा लिखा हुआ है। नाउ इस वाले पार्ट को मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो वेल फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करना चाहिए मुझे, cos क्यूब, एक काम करते हैं cos 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो 4 cos ऑफ 3 थीटा माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, 3 cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये कर दिया। नाउ उसके बाद समझो साइन क्यूब थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है, और साइन 3 थीटा का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, 3 sin थीटा माइनस ऑफ 4 sin क्यूब थीटा। ठीक है, इस तरह से आ गया। नाउ आगे इसको जब सिंप्लीफाई कराएंगे तो ये तो हो जाएगा 4 cos थीटा पावर 6 आ जाएगा यहाँ पर। एक और बात समझो, यहाँ पर इसको जब मैंने इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई कराया तो ये भी कितना बन जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, और साइन थीटा पावर कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों पार्ट्स को मैंने एक साथ लिख लिया। नाउ एक और बात समझो, -3 यहाँ पर आ रहा है, और ये क्या बनेगा हमारे पास में, cos थीटा पावर 4 बनेगा, और यहाँ पर कितना बन रहा है, प्लस का बन रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास में cos थीटा पावर 4 यहाँ से बना, और प्लस साइन माइनस साइन यहाँ पर, तो माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा पावर 4 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, कुछ इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर है ना? अब एक काम ये करते हैं, 4 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, और इस वाले पार्ट को अगर आप ध्यान से देखो, एक्चुअली क्या लिखा हुआ, cos थीटा पावर 6 माइनस क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा पावर 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया cos थीटा पावर 6, तो यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा पावर में 6, हमने यहाँ पर इस तरह से यहाँ लिख देते हैं। क्लियर स्टूडेंट? -3 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो स्टूडेंट, अब इस वाले पार्ट को समझो। एक्चुअली इस वाले पार्ट को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a² माइनस b² का फॉर्मूला बना सकते हैं, मतलब cos² थीटा का होल स्क्वायर और sin² थीटा का होल स्क्वायर। मतलब आप ध्यान से समझो तो मैंने लिखा cos² थीटा का होल स्क्वायर, और इस वाले पार्ट को लिखा हमने sin² थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से लिख देते, तो a प्लस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और a माइनस बी करेंगे तो आएगा cos² थीटा माइनस ऑफ sin² थीटा आ जाएगा। ठीक है, और a प्लस बी कितना आ गया हमारे पास में, 1 आ गया। और इस वाले पार्ट को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, cos ऑफ 2 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मतलब cos 2 थीटा यहाँ पर आ गया। अब आप सही समझोगे, देखो थीटा कितना है, π/8 दे रखा है, तो जब 2 थीटा लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, मतलब उसका तो मुझे वैल्यू मालूम ही है। ठीक है, तो ये तो चलो 2 थीटा में आ गया, मतलब ये वाला पार्ट तो सिंप्लीफाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्चुअली क्या है, मुझे सिंप्लीफाई करना है इस वाले पार्ट को। ठीक है, तो इसमें भी एक काम ये करते हैं कि क्यों ना हम 4 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मैं लिख देता हूँ cos² ऑफ थीटा इसका होल क्यूब। ठीक है, माइनस ऑफ, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ sin² ऑफ थीटा। यहाँ से हम क्या करेंगे, AQ और BQ कुछ ऐसे लिखा हुआ, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला ऐसे ओपन कर देते हैं, तो हमें मालूम होता है कि AQ माइनस BQ का एक फॉर्मूला आता है, क्या आता है, A माइनस बी इंटू कितना आएगा, a² आएगा प्लस b² आता है, प्लस का ab आता है। तो एक काम ये करते हैं कि इसमें हमने 2ab से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और 2ab से ऐड कर देते हैं, तो ये तो बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा। तो इट मीन कि इसको तो मैं लिख दूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, कुछ यहाँ पर आ गया, दिस इज कितना आ जाएगा, प्लस का 3ab आ जाएगा ना। इस वाले पार्ट को जब अंदर मल्टीप्लाई कराओगे, एक्चुअली ये क्या बन जाएगा,
a माइनस बी को जब मैंने अंदर मल्टीप्लाई कराया तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का कितना आ जाएगा 3ab इंटू कितना आ जाएगा a माइनस बी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो a माइनस बी का होल क्यूब और 3ab कुछ इस तरह से आ गया। नाउ स्टूडेंट अब बात को समझते हैं, यहाँ पे कितना है 4 cos ऑफ समथिंग कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। नाउ कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या करना चाहिए कि फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सिंपल सा, बस 4 यहाँ पर लिखा हुआ है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला कितना आएगा a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो a माइनस बी हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखें तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, इसका तो क्या आ गया होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, माइनस का सॉरी प्लस आएगा 3ab जब मैं यहाँ पर लिखूंगा तो 3 कितना आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा यहाँ से आ जाएगा, और साथ में कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, ब्रैकेट में हमारे पास में कितना आ जाएगा a माइनस बी आएगा, मतलब cos स्क्वायर थीटा यहाँ पर आएगा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, कुछ इस तरह से लिख देंगे। माइनस ऑफ 3 क्या लिखा हुआ cos ऑफ 2 थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ cos 2 थीटा लिखा हुआ है, cos 2 थीटा। और एक काम हम ये कर सकते हैं कि इसको अगर हम 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो इसको sin 2 थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास पूरा पोर्शन cos ऑफ 2 थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो 4 तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो थीटा के हम एक काम करते हैं, थीटा कुछ कितना दे रखा था हमारे पास पाई अपॉन 8 है, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा पाई अपॉन 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं, तो ये तो बन जाएगा 1 अपॉन रूट 2 बनेगा, 1 अपॉन रूट 2 का जब होल क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन ऑफ 2 रूट 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से ऐसा आ गया प्लस साइन। ठीक है, ये 4 तो साथ कंबाइन हो जाएगा और ये बना देगा हमारे पास में साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, मीन्स ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ 2 थीटा, कुछ ऐसे बन जाएगा। 3 यहाँ पर है 4 यहाँ पर है, 3/4 तो चलो यहाँ से बाहर आ जाएगा। यहाँ मैं लिखूंगा 1 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, जैसे 1/2 आ गया ना। इनटू में अगर बात करें तो ये क्या लिखा हुआ है cos ऑफ 2 थीटा लिखा हुआ है, मतलब दिस इज 1 अपॉन रूट 2 लिखा हुआ है, दिस इज 1 अपॉन रूट 2 यहाँ से आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, ये वाला पार्ट तो सिंप्लीफाई हो गया, इतना आ गया -3 यहाँ से आ जाएगा, और दिस इज कितना 1 अपॉन रूट 2 आ जाएगा, दिस इज कितना हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नाउ जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं इस वाले पार्ट को, तो एक काम ही करते हैं 1 अपॉन 2 रूट 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ कितना लिखा हुआ है 3 अपॉन 8 रूट 2 आ रहा है। ठीक है, तो 3 अपॉन 8 रूट 2 है, तो एक काम ये करते हैं 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं ताकि बेस सेम हो जाए, तो बेस सेम हो गया तो न्यूमरेटर वाले पार्ट को हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे। 4 यहाँ से आ गया 3 यहाँ से आ गया 7 अपॉन कितना आ जाएगा ये, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7 अपॉन आ जाएगा 8 रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कितना लिखा हुआ माइनस ऑफ 3/√2 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, 4 से इसको जब कैंसिल कराएंगे तो 2 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, 2 रूट 2 बना, तो हमने एक काम किया इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। 7 माइनस 6 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 रूट 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास में फाइनली इसका वैल्यू कितना आ गया 1 अपॉन 2 रूट 2 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसको समझो, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट, नाउ सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 दे रखा है एक्चुअली क्या है कि एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम दे रखा है, और इस बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है। एक्चुअली इस तरह की प्रॉब्लम्स शिफ्ट 1 में भी आ चुका है, मतलब शिफ्ट 1 7 जनवरी, इस तरह का सेम प्रॉब्लम ना, सेम पैटर्न पर प्रॉब्लम। इसमें यहाँ पे क्या एक्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। जनरली आपने देखा होगा कि जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या करते हैं एक्स का पहले रिमूव करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने पास ऐसे कुछ लिख लिया, आई इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 0 से लेकर के 2 पाई। ठीक है, एक्स साइन ऑफ एक्स पावर 8 अपॉन में कितना आ जाएगा साइन ऑफ एक्स पावर 8 आ जाएगा, और कॉस एक्स पावर 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ लिखा, हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई किया। प्रॉपर्टी 4 मीन्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। जब हम इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ ऑफ a माइनस एक्स, मतलब x को अगर मैं a माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूँ तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो हमने क्या किया प्रॉपर्टी नंबर 4 को अप्लाई किया, 0 से लेकर के 2 पाई तो यहाँ लिखा ना। जब हम यहाँ पे चेंज लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 पाई माइनस एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ जब चेंज करेंगे साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, मतलब साइन का साइन ही रह जाएगा और माइनस साइन एक्स आएगा। पावर 8 है पॉजिटिव है तो क्या करेगा, सॉरी पावर इवन है तो क्या करेगा, इसको पॉजिटिव ही बना देगा। तो ऐसे कुछ आ गया
सिमिलरली मैं यहाँ पर भी क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स पावर 8 लिखेंगे प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, कॉस एक्स पावर 8 आ जाएगा, और दिस इज कितना हो गया, dx। ठीक है ना, उसके बाद हम क्या करते हैं, दिस इज मान लो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को हम ऐड करते हैं जनरली, है ना। तो फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को हमने ऐड कर दिया, ऐड करने से तो यहाँ तो कितना हो जाएगा, 2i आ जाएगा। और ऐड जब करोगे तो स्टूडेंट क्या ध्यान रखना है आपको, बेस सेम है तो एक काम करते हैं कि न्यूमरेटर वाला पोर्शन अपना डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो न्यूमरेटर वाले पोर्शन को जब हम डायरेक्ट ऐड कराएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स साइन एक्स पावर 8 और एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स पावर 8, ये वाला पार्ट तो अपना कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, 2 पाई आ जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा, साइन एक्स पावर 8 आ जाएगा, इंटू डी एक्स आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, 2 यहाँ से कैंसिल भी हो गया। नाउ आई इज इक्वल टू, अगर हम बात करें तो पाई को तो हमने बाहर ही निकाल दिया। अब एक और बात आप समझो कि इसको अगर हम पाई को बाहर निकाल देते हैं ना, ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया, प्रॉपर्टी जो एक हाफ लिमिट वाली प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी में लिख देता हूँ 0 से लेकर के 2a, अगर एफ एक्स डी एक्स है, अगर हमने क्या किया, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स निकाला, अगर मान लो कि एफ एक्स के इक्वल आ जाता है तो इन दैट केस हम करते क्या है, इसको 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स कुछ इस तरह से लिख देते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर, जब इसको जब प्रॉपर्टी इस हाफ लिमिट वाली प्रॉपर्टी जब लगाएंगे, मतलब साइन को 2 पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, साइन एक्स पावर 8 ही आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी करेंगे तो वही आएगा, मतलब सेम क्वांटिटी यहाँ पर आ जाएगी। मतलब हम क्या कर सकते हैं, लिमिट को आधा कर सकते हैं, तो 0 टू 2 यहाँ पर आ जाएगा और लिमिट अपना आधा हो गया, 0 टू पाई आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स पावर 8 अपॉन में आ जाएगा साइन एक्स पावर 8 प्लस कॉस एक्स पावर 8 और dx, कुछ इस तरह से हमने लिख दिया ना। एक और बात करते हैं, एक और बार हम क्या करते हैं, फिर से देखो साइन को हम रिप्लेस करते हैं पाई माइनस एक्स, मतलब 2a माइनस एक्स हमने निकाला, तो साइन ऑफ पाई माइनस एक्स निकालेंगे तो माइनस प्लस साइन एक्स आएगा और पावर 8 है, तो फिर से मतलब फाइनली क्या आ जाएगा, यही टर्म आ जाएगा। मतलब हम साइन ऑफ जब एफ ऑफ पाई माइनस एक्स जब मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, फिर से एफ एक्स ही आ जाएगा। मतलब इन दैट केस में क्या कर सकता हूँ, फिर से लिमिट को हम आधा कर सकते हैं, जो अपर लिमिट है उसको आधा किया जा सकता है। तो पाई तो यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 यहाँ पर है, 2 भी यहाँ पर है, तो ये कितना आ जाएगा, 0 टू पाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 टू पाई बाई 2 यहाँ से आ गया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन एक्स पावर 8 अपॉन में कितना आ जाएगा, ये साइन एक्स पावर 8 प्लस कॉस एक्स पावर 8, कुछ ऐसे लिखेंगे, और इंटू डी एक्स आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक तो हमें ये समझ में आ गया। अब स्टूडेंट आपको एक्चुअली देखो, ये वाला जो पोर्शन है एक्चुअली जब हम क्लास वगैरह में सीख रहे होते हैं तो एक्चुअली ध्यान भी रखते हैं। फिर से आप क्या करोगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई कराओगे, कौन सा, ये वाला प्रॉपर्टी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर जब 4 आप अप्लाई कराओगे तो यहाँ क्या बनेगा, cos x पावर 8 बनेगा, और ये आ जाएगा sin x पावर 8 प्लस cos x पावर 8, मतलब सेम टर्म नीचे आ जाएगा। ठीक है, जब दोनों को आप ऐड कराओगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, sin x पावर 8 प्लस cos x पावर 8 आ जाएगा। ठीक है, और इससे कैंसिल हो जाता है, तो फाइनली क्या आता है, इसका इंटीग्रेशन dx यहाँ पर आ जाता है। dx का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो पाई बाई 2 आता है, और फिर बाद में क्या करते हैं, इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो 2 से जब डिवाइड कराओगे तो 2 और नीचे आ जाएगा, मतलब फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आती है, पाई बाई 4 आती है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ, पाई यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, और इसका वैल्यू कितना आ गया, पाई बाई 4 आ गया। ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इतना दे रखा है और एबीसी कैसे रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। देन पूछा हुआ है 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स, तो एफ एक्स डी एक्स का मुझे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, एफ एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है 0 to 1 में। ठीक है, तो बहुत आसान सी बात है, 0 to 1। ठीक है, तो एफ एक्स हमारे पास कितना दे रखा है, क्वाड्रेटिक दे रखा है, तो ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर कुछ ऐसे आ गया और दिस इज डी एक्स आ जाएगा ना। उसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो a dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, b x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, सी एक्स क्यू अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नाउ अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब पुट कराएंगे 0 to 1, ये लिमिट लगा दिया हमने, अपर लिमिट जब पुट कराएंगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 3, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, सभी में x आ रहा है तो 0 पुट कराएंगे, सारे टर्म 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास सी इसका आंसर आ गया। एक्चुअली ये आंसर ही है, बट अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं ना तो ऑप्शंस में क्या है कि कभी उसने एबीसी के फॉर्म में नहीं दे रखा, ऑप्शन उसने कैसे दे रखा है, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ हाफ के फॉर्म में दे रखा है।
तो ठीक है, एक काम ये करते हैं कि एफ एक्स इक्व टू ये दे रखा है मुझे, तो यहाँ से मैं एफ ऑफ जीरो निकालता हूँ। एफ ऑफ जीरो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ए आ जाएगा, एक्स इक्व टू जीरो पुट कर देंगे। एफ ऑफ वन हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, एफ ऑफ वन कितना आ जाएगा हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, दिस इज एफ ऑफ वन आ जाएगा। नाउ मैं एक काम करता हूँ, एफ ऑफ हाफ निकालता हूँ। एफ ऑफ हाफ हमारे पास कितना आ जाएगा, ए प्लस बी बाई टू और प्लस आ जाएगा सी बाई फोर। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने जो आंसर निकाला है वो एबीसी के फॉर्म में आ रहा है। तो एक काम ये करते हैं कि इन तीनों को सिंप्लीफाई करके मैं एबीसी का वैल्यू इन दिस फॉर्मेट निकाल देते हैं। तो ए का वैल्यू तो कितना आ गया, एफ ऑफ जीरो आ जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दिया। ए की वैल्यू को जब मैंने यहाँ पुट कर दिया तो मैं यहाँ से एक बात तो बोल सकता हूँ कि बी प्लस सी का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, एफ ऑफ जीरो यहाँ पुट कर दिया, इसको इधर साइड भेज देंगे तो बी प्लस सी का वैल्यू हो जाएगा एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ जीरो, दिस इज बी प्लस सी का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, एक बार सिमिलरली हम क्या करते हैं, ए के वैल्यू को मैंने यहाँ पर भी पुट कर दिया, तो यहाँ पर भी जब हम पुट कर देंगे तो डियर स्टूडेंट कितना आ गया, मैं इस वाले पॉइंट को यहाँ लिख देता हूँ, तो बी बाई टू प्लस सी बाई फोर। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, एफ ऑफ हाफ माइनस कितना आ जाएगा, दिस इज एफ ऑफ जीरो, कुछ इस तरह से आ गया ना। मुझे करना क्या है, बी और सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ वन एंड एफ ऑफ, मतलब एफ ऑफ फंक्शन एफ के फॉर्मेट में निकाला रहेगा। ठीक है, तो एक काम ये करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो टू बी प्लस सी इज इक्वल टू अपॉन में फोर आएगा, तो इस फोर को मैंने इस साइड भेज दिया, तो फोर एफ ऑफ हाफ तो यहाँ पर आ गया माइनस कितना हो जाएगा, फोर इंटू एफ ऑफ जीरो आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास में ये आ गया, तो टू बी प्लस सी इज इक्वल टू इतना आ गया। नाउ बी प्लस सी इज इक्वल टू इतना आ जाएगा। नाउ मुझे करना क्या है, बी और सी फाइंड आउट करना है, तो एक काम करते हैं, दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो टू बी में से बी जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो फाइनली तो बी आ गया हमारे पास में, सी से सी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, फोर एफ ऑफ हाफ माइनस सॉरी एफ ऑफ जीरो, ये तो एक्चुअली टर्म लिखा हुआ है ना, सब्ट्रैक्ट क्या करना है मुझे, माइनस एफ ऑफ वन हो जाएगा यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का एफ ऑफ जीरो आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बी का जो वैल्यू आया, तो बी का वैल्यू हमारे पास में कितना आ जाएगा, फोर टाइम्स ऑफ एफ ऑफ हाफ, तो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, माइनस एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, माइनस थ्री टाइम्स ऑफ एफ ऑफ जीरो आ जाएगा, और साथ में कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ एफ ऑफ वन आ गया। ठीक है, तो बी का तो हमारे पास में ये वैल्यू आ गया, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ बी इन टर्म्स ऑफ एफ हमने निकाल दिया ना। बी की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, सी का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, तो सी का वैल्यू और हम निकाल लेते हैं। तो एक काम ये करते हैं कि इसको टू से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और इसके साथ में सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो टू बी यहाँ पर आया, टू बी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ टू सी बना, टू सी में से सी जब कैंसिल कराएंगे तो सी आ जाएगा, तो सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टू टाइम्स ऑफ एफ ऑफ वन। ठीक है, तो टू टाइम्स ऑफ एफ ऑफ वन तो मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, यहाँ पे कितना जाएगा, माइनस एफ ऑफ जीरो, मतलब टू टाइम्स ऑफ एफ ऑफ जीरो आ रहा है, तो यहाँ जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो माइनस का फोर टाइम्स ऑफ एफ ऑफ जीरो लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा प्लस का टू टाइम्स ऑफ एफ ऑफ जीरो आ जाएगा। ठीक, ऐसे सब्ट्रैक्ट हो गया, फिर माइनस हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस फोर एफ ऑफ हाफ आ जाएगा। ठीक स्टूडेंट, तो हमारे पास सी आ गया, क्लियर ना। उसके बाद में हमने क्या किया, सी का वैल्यू हमारे पास में ये आ गया। अब सी का वैल्यू आ गया और ए बी सी का वैल्यू आ गया, तो अब एक काम करते हैं कि इस ए के वैल्यू को, मतलब एफ ऑफ जीरो तो हमने यहाँ पुट कर दिया, ए का वैल्यू, ठीक है, बी का वैल्यू और पुट कर देते हैं यहाँ से, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी, और साथ में जब सी का वैल्यू भी हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो फाइनली जब हम उसको जब पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या ऑप्शन आ जाएगा स्टूडेंट, तो इसका जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सेकंड मीन्स ये वाला ऑप्शन कैसा होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक स्टूडेंट, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, या फिर इसका आप एक काम ये भी कर सकते हो कि एक्चुअली इस तरह से जब आप सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम थोड़ी सी लेंदी हो रही है ना, तो इसका एक ट्रिक आप ऐसे फॉलो कर सकते हो। ट्रिक क्या रहेगा, आप समझो कि एक काम करते हैं, हमारे पास में ये अपना आंसर आ गया, दिस इज आंसर, ये फाइनल आंसर है। ठीक है, आपको ये बात आपको मालूम चल गई, दिस इज आंसर। तो हम एक काम करते हैं, एफ ऑफ वन यहाँ पर, इसे फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं हम, तो एफ ऑफ वन हमारे पास कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी आ गया। ठीक है, एफ ऑफ जीरो को हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। ऐसे हम एफ ऑफ हाफ पुट करते हैं और टू से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और फाइनली इस पूरे पार्ट को हम सॉल्व कर लेंगे। अगर ये इसके इक्वल आ गया तो इट मीन कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बट ये नहीं आ रहा था तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा।
फिर ये वाला ऑप्शन अपना सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से भी आप वेरीफाई कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, होप आपको मेरी बात समझ में आ गई है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक पीएनसी का प्रॉब्लम दे रखा है। इफ द नंबर ऑफ द 5 डिजिट नंबर विच कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट, मतलब किसी भी डिजिट को मुझे रिपीट नहीं करना, वाइल 10th प्लेस ऑफ ऑल ऑफ द नंबर मस्ट बी 2, और जो 10th प्लेस है वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, इज 336 के दे रखा है, देन वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो हमें करना क्या है, एक 5 डिजिट नंबर मुझे फॉर्म करना है, 5 डिजिट नंबर। ठीक, तो 1 2 3 4, तो ये हो गया हमारे पास 5 डिजिट नंबर, जिसमें क्या क्या रखा है उसने, जो 10th प्लेस है वो हमेशा किससे फिल रहेगा, 2 से फिल रहेगा। तो इस तरह के हमारे पास 5 डिजिट नंबर कितने आएंगे, तो डियर स्टूडेंट हमारे पास अब क्या बच गया, एक तो 0 से लेकर के 9 तक के सारे नंबर्स बचे हुए, इसमें 2 हट चुका, 2 को हटा दिया, तो मतलब हमारे पास में कितना रहा, एक डिजिट, 10 डिजिट तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक डिजिट हट गया, तो 9 डिजिट हमारे पास बची हुई है। ठीक है, तो 9 डिजिट जब बची हुई है, तो फर्स्ट वाले प्लेसेस को मुझे फिल करना है, तो 0 से फिल नहीं कर सकता, मतलब फर्स्ट वाले प्लेसेस को फिल करने के हमारे पास कितने सारे वेज हो गए, 8 वेज आ गए। तो फर्स्ट प्लेसेस को फिल करने के 8 वेज। अब हमारे पास में क्या है, इस वाले प्लेस पे 0 भी आ सकता है, तो 2 डिजिट हमने यूज कर ली, तो बची कितनी, 8 डिजिट बची। तो इस वाले प्लेसेस को मैं कितने वेज से फिल कर सकता हूँ, 8 वेज से फिल कर सकते हैं, इसको हम 7 वेज से फिल कर सकते हैं, इसको तो हमने कितना, एक ही वेज से फिल कर दिया, और ना उसको फिल करने का हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। देन टोटल वेज कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 8 इंटू 8 716 आ जाएंगे, और दैट इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 336 के गिवन है। ठीक है स्टूडेंट, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ठीक है, फाइनली मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, जब इसको आप सोल्व करोगे तो के का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, मींस एक ट्राइंगल एबीसी दे रखा है, उसके वर्टिसेस हमारे पास दे रखे हैं, और डी क्या है, सेंट्रोइड है ऑफ ट्राइंगल एबीसी का, पी इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, पी क्या, इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे रखा है। ठीक है, पी हमारे पास दे दिया, पी क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, और साथ में दे रखा है 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास में क्या आ गया, पी इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, डी क्या है, सेंट्रोइड है, तो ठीक है सेंट्रोइड तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, डी सेंट्रोइड, तो क्या जाएगा, तीनों को एक्स कोऑर्डिनेट का सम, तो 3 + 1 4 + 2 6 6/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो 2 हो गया। नाउ बाई कोऑर्डिनेट को ऐड करते तो -3 प्लस -1 + 3 + 2 हो गया, +4 + 6 अपॉन 3 किया तो कितना आ जाएगा, अगेन ये 2 आ जाएगा। तो हमारे पास सेंट्रोइड कितना आ गया, डी आ जाएगा 2, 2 आ जाएगा, सेंट्रोइड ये आ गया। अब स्टूडेंट क्या करना है, इन दोनों लाइनों को हम सॉल्व करते हैं, तो पहले पॉइंट पी निकाल देते हैं। तो पॉइंट पी जब हम फाइंड आउट करेंगे, जब आप दोनों लाइनों को सॉल्व करोगे तो पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे डियर स्टूडेंट, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कितना आएगा, -1/5 2/5 आ जाएगा, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी आ गया। ठीक है, तो पॉइंट पी के हमारे पास ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। पूछा क्या है क्वेश्चन में, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग डी एंड पी, तो डी और पी को ज्वाइन करके हमने जो लाइन बनाई है, एक्चुअली कौन सा पॉइंट उस लाइन पे लाई कर रहा होगा। तो ठीक है, एक काम करते हैं, इस लाइन का हम पहले स्लोप निकाल देते हैं। स्लोप हमारे पास में कितना आ जाएगा, y2 - y1, तो 2 - 2/5 हमने कुछ इस तरह से लिखा, अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 माइनस ऑफ -1/5 कराएंगे तो दिस इज +1/5 आ जाएगा। तो यहाँ से तो मैं लिख सकता हूँ 10 - 2, 8/5 तो यहाँ पर आ गया, अपॉन में कितना आ जाएगा, ये 10 + 1 तो कितना आ जाएगा, 11/5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 तो कैंसिल हो गया, 8/11 हमारे पास स्लोप ऑफ दिस लाइन आ गया। नाउ मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ डीपी मुझे लिखना है, तो डीपी कितना हो जाएगा, y - y1, 2 यहाँ से आ जाएगा, m स्लोप आ जाएगा 8/11 इंटू कितना आ जाएगा, x - 2 यहाँ पर आ जाएगा, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 11y - 22 यहाँ पर आ गया, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8x - 16 आ गया। ना उसको हमने सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करके मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, तो हमारे पास लाइन आ जाएगा 8x - 11y। ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं इधर ले गया, और साथ में 22 को भी मैं इस साइड ले जाता हूँ। 22 को जब इस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, +6 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया।
ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन डीपी कितना आ गया 8x माइनस 11y प्लस 6 इक्वल टू 0 आ गया। अब हमसे पूछा हुआ है कि कौन सा पॉइंट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, कौन सा पॉइंट लाइन पर लाई कर रहा है। तो ठीक है, हम फर्स्ट वाले पॉइंट को चेक करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पॉइंट को चेक करोगे तो क्या करोगे, आपने -9 -7 यहाँ पुट करते हैं। तो -9 जब यहाँ पुट कराएंगे तो ये बनेगा अपना -72। -7 को जब पुट कराएंगे तो -7 कितना बनेगा, प्लस का माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, दिस इज 77 आ जाएगा, प्लस का कितना आ गया 6 आ गया। मीन्स ये कभी सम जीरो नहीं आ सकता। मतलब फर्स्ट पॉइंट तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, सेकंड पॉइंट को पुट करते हैं हम। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ, -9 -6, -9 को हमने यहाँ पुट किया, तो -9 को जब पुट करेंगे तो पुट करने पे यहाँ कितना हो जाएगा, -72 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, -6 हमने जब पुट करेंगे तो -6 माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, तो ये बनेगा अपना 66 आ गया, प्लस का 6 आ जाएगा, दैट इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, 72 लिखा हुआ है, इसे कैंसिल हो गया, तो मतलब कितना आ गया, 0 इक्वल टू 0 आ गया। तो डी स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, एफ एक्स इज ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस फंक्शन इन दिस इंटरवल x belongs a to b and f dash x कैसा रखा है, ग्रेटर देन 0, और f dash x कैसा है, 0 से बड़ा है, और साथ में क्या दे रखा है, f डबल डैश x इज नेगेटिव है ना, लेस देन 0 दे रखा है। वेयर c कैसा दे रखा है, a टू b तक, c कैसे बिलोंग कर रहा है, a और b को बिलोंग कर रहा है, a से लेके b तक को बिलोंग कर रहा है, मतलब इस इंटरवल में c कहीं पर भी हो सकता है। तो हमसे पूछा हुआ है f ऑफ c माइनस f ऑफ a अपॉन f ऑफ b माइनस f ऑफ c इज ग्रेटर देन, ये किससे बड़ा है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन समझना है। तो डी स्टूडेंट कैसे सॉल्व करना रहेगा इस प्रॉब्लम को, आप ध्यान से देखो। पहले तो इसका अप्रोच समझो आप लोग। हमें निकालना है एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए निकालना है, मतलब इस तरह का डिफरेंस आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही आ रहा है, बी माइनस सी। ऑप्शंस को भी देखें तो देखो सी माइनस ए और बी माइनस सी का टर्म आ रहा है, यहाँ पर कुछ इस तरह के फॉर्मेट में आ गया है ना, मतलब सिमेट्रिक फॉर्मेट नहीं आ रहा, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता कभी भी। ठीक है, तो ये तो कभी आंसर आएगा नहीं। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो ये सी माइनस से और बी माइनस सी का फॉर्मेट, मतलब इसमें से और इसमें से ऑप्शन हो सकता है, और सेकंड में से भी हो सकता है ना। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। अब एक और बात समझते हैं कि अगर इस तरह की जो सिमेट्री आ रही है तो एक्चुअली इस तरह की सिमेट्री कहाँ पर आती है, एलएमबीटी में आती है। ठीक, और हमारे पास क्या दे रखा है, एक सी जो है वो क्या कर रहा है, ए टू बी को बिलोंग कर रहा है, मतलब क्या आ रहा है हमारे पास में, ए पहले आ रहा होगा इंटरवल में, बी बाद में आ रहा होगा, सी यहाँ कहीं आ रहा होगा। तो हम एक काम करते हैं, इस इंटरवल में एलएमबीटी अप्लाई करते हैं। तो इस इंटरवल में जब आप एलएमबीटी लगाओगे तो कितना आ जाएगा, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में कितना आ गया, सी माइनस ए। ठीक है, तो इस इंटरवल में कम से कम एक ऐसा पॉइंट तो एग्जिस्ट कर रहा होगा जहां पर ये किसके बराबर आएगा, मान लेते हैं कि एक पॉइंट से अल्फा एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो इस पॉइंट पर क्या है, एफ डैश अल्फा हम जब निकालेंगे तो वो इसके इक्वल आएगा। सिमिलरली हमने क्या किया, सी और बी के बीच में कम से कम एक ऐसा पॉइंट तो एग्जिस्ट कर रहा होगा जहां पर एफ डैश बीटा की बात करें तो किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में कितना आ जाएगा, बी माइनस सी, और दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ डैश बीटा के इक्वल आएगा ना। दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं ना। ठीक है, तो हमसे पूछा है एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए का टर्म आ रहा है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी, इस तरह का टर्म आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह का टर्म आ गया, दोनों को हम डिवाइड करते हैं, तो दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर आ गया, मान लो कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो फर्स्ट में सेकंड डिवाइड करते हैं, तो एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए तो यहाँ से आ जाएगा, अपॉन में यहाँ पे हमने क्या लिखा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी हमने यहाँ लिखा। ठीक है, अब क्या बच गया हमारे पास में, यहां से तो आ गया हमारे पास सी माइनस ए, ये टर्म आ जाएगा, और साथ में यहाँ पे कितना आ रहा था, बी माइनस सी नीचे आ रहा था, तो उसको हमने ऊपर ले गए, तो ये यहाँ पर बी माइनस सी यहाँ पर आ जाएगा, और स्टूडेंट यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, एफ डैश अल्फा अपॉन में कितना आ जाएगा, एफ डैश बीटा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे सॉल्व कैसे करें, अब स्टूडेंट देखो आप समझते हैं, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब फंक्शन एफ एक्स तो इंक्रीजिंग है। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0 दे रखा है, तो मतलब मैं इस वाले पॉइंट से बोल सकता हूँ कि फंक्शन जो एफ डैश है वो कैसा है, डिक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग है मतलब एफ डैश, मतलब डिक्रीजिंग का मतलब फंक्शन ये हो गया कि जब हम एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, डिक्रीजिंग का मतलब ये होता है, मतलब अल्फा यहाँ पर लिखा हुआ और बीटा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अल्फा पे जो वैल्यू आ रही होगी, मतलब एफ डैश का जो वैल्यू अल्फा पे आ रहा होगा वो कैसा आएगा, बीटा से
बड़ा आ रहा होगा। ठीक है, तो फंक्शन एफ डैश कैसा है, डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग हमने बनाया तो मतलब अल्फा पे जो वैल्यू आएगी, अल्फा कैसा लिखा हुआ है, बीटा से छोटा, तो अल्फा पे जो वैल्यू आ रही है वो कैसा आ रहा है, बीटा से बड़ी आ जाएगी। और साथ में उसने बोल रखा है कि जो एफ डैश अल्फा और एफ डैश बीटा होगा वो दोनों कैसे पॉजिटिव है। तो मैं यहां से बोल सकता हूँ कि एफ डैश अल्फा अपॉन एफ डैश बीटा, मैं यहाँ डिवाइड कर सकता हूँ क्योंकि इनक्वालिटी के साइन में कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो ये वैल्यू कैसा है, ग्रेटर देन 1 आएगा, मतलब ये वाला पोर्शन कैसा लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको जब इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो इस वाले पार्ट को मैं इधर भेज देता हूँ, इस वाले पार्ट को जब मैं इधर भेजूंगा तो ये कैसा आ जाएगा, ये जो पोर्शन है अपना, दिस इज पार्ट, ये पार्ट कैसा आ जाएगा, ग्रेटर देन ऑफ सी माइनस से अपॉन में कितना आएगा, बी माइनस सी, मतलब इससे बड़ा आएगा। तो सी माइनस से अपॉन बी माइनस सी से बड़ा आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट। नाउ अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, इफ द प्लेन, एक प्लेन हमारे पास दे रखे हैं, इफ द प्लेन x प्लस 4y माइनस 2z इक्वल टू 1, x प्लस 7y माइनस 5z इक्वल टू बीटा दे रखा है, और x प्लस 5y प्लस अल्फा जेड इक्वल टू 5 दे रखा है, इंटरसेक्ट इन ए लाइन। वो क्या कर रहे हैं, तीनों जो प्लेन है, एक्चुअली एक प्लेन ये है, दूसरा प्लेन कुछ ऐसे मान लेते हैं ना, कुछ तीसरा प्लेन कुछ हमने ऐसे ले लिया, तीनों की तीनों प्लेन क्या कर रहे हैं, एक ही लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो मुझे अल्फा और बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो समझो क्या करना चाहिए, क्रैमर रूल लगा सकते हैं, एक तरीका तो हमारे पास में क्या है, क्रैमर रूल लगा सकते हैं, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि किन्हीं भी दो प्लेन का जो कॉम्बिनेशन आ रहा होगा वो क्या होगा, थर्ड प्लेन के बराबर आ रहा होगा। मतलब मैंने क्या किया, P1 और जो P2 प्लेन है, मान लेते हैं कि फर्स्ट प्लेन अपना P1 है, दूसरा अपना P2 है, तीसरा प्लेन अपना क्या है, P3 प्लेन है। तो हमने क्या किया, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन लिखा है वो किसके इक्वल आ रहा होगा, हमारे पास में थर्ड प्लेन के बराबर आ रहा होगा। तो लीनियर कॉम्बिनेशंस, तो हमने एक काम ये करते हैं कि लैम्डा 1 एक पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ, लैम्डा 1 और एक लैम्डा 2 हमने यहाँ ले लिया, लीनियर कॉम्बिनेशन ये आ जाएगा, और दैट इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, ये P3 के इक्वल आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो नाउ लैम्डा P1, तो हमने क्या किया, लैम्डा 1 यहाँ पर लिखा, P1 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो P1 का वैल्यू आ जाएगा x प्लस 4y माइनस ऑफ 2z और माइनस 1, कुछ हमने यहाँ लिखा, लैम्डा 2 यहाँ पर आ जाएगा, और ये आ जाएगा P2 प्लेन हमने लिख लिया x प्लस 7y माइनस ऑफ 5z, ठीक, माइनस बीटा, कुछ इस तरह से आ गया। नाउ दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा, P3 प्लेन, P3 प्लेन क्या लिखा हुआ है, x प्लस 5y माइनस ऑफ अल्फा जेड माइनस 5। ठीक है, इस तरह से हमारे पास आ गया ना, इस तरह से लिख सकते हैं ना। उसके बाद करते हैं हम एक्स वाई जेड और कांस्टेंट को से कंपेयर कर लेते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमने यहाँ से निकाला, तो लैम्डा 1 यहाँ से आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ से निकालेंगे तो लैम्डा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। ठीक है, ये दोनों तो कुछ ऐसे आ गए। कोफिशिएंट ऑफ वाई यहाँ से समझते हैं, तो 4 लैम्डा 1 तो यहाँ से आ गया। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वाई यहाँ पे निकालूंगा तो कितना जाएगा, 7 लैम्डा 2 यहाँ पर आ जाएगा ना। कोफिशिएंट ऑफ वाई अब यहाँ से लिखेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास में, 5 आ गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये आ जाएगी ना। थर्ड कंडीशन कोफिशिएंट ऑफ जेड कंपेयर करते हैं तो कितना जाएगा, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 1 हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ जेड यहाँ से कितना आ रहा है हमारे पास में, माइनस ऑफ 5 लैम्डा 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ जेड यहाँ से लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस अल्फा आ जाएगा। कुछ इस तरह से हमने यहाँ लिख दिया ना। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट कांस्टेंट वाले पार्ट को कंपेयर करते हैं, तो माइनस लैम्डा 1 तो यहाँ से आ गया, माइनस लैम्डा 1, इससे जब कंपेयर करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ लैम्डा 2 यहाँ से आ जाएगा कांस्टेंट पार्ट, और यहाँ से कितना आ जाएगा, दिस इज कांस्टेंट पार्ट, सॉरी यहाँ से कांस्टेंट पार्ट कितना आ जाएगा, माइनस लैम्डा 2 इंटू बीटा आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास में लैम्डा 2 इंटू बीटा, और यहाँ से कितना आ रहा है, माइनस का 5 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इस तरह से हमारे पास 4 कंडीशंस आ गई। तो 4 ही अननोन है हमारे पास में, 4 अननोन को फाइंड आउट करने 4 कंडीशंस दे रखी है, तो मतलब अनफ हमारे पास कंडीशन है। ठीक है, तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से मैं लैम्डा 1 और लैम्डा 2 निकाल लेते हैं। कैसे, एक काम करता हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 लैम्डा 1 यहाँ आ गया, 4 लैम्डा 2 आ गया, और इसको सब्ट्रैक्ट करा दिया। ठीक है, तो 4 लैम्डा 1 4 लैम्डा 2 जब यहाँ सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 4 लैम्डा 2 माइनस 7 लैम्डा 2 तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 लैम्डा 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 यहाँ पर लिखा हुआ है ही। ठीक है, 4 यहाँ पर आ रहा है, इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम,
तो 4 माइनस 5 करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास में -1 आ जाएगा। तो लैम्डा 2 का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया हमारे पास में 1/3 आ जाएगा। तो लैम्डा 2 की वैल्यू 1/3 को जब यहाँ पुट कराएंगे तो लैम्डा 1 कितना आ जाएगा 1/3 हमने यहाँ पुट कर दिया, तो इसको उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस 1/3 मतलब लैम्डा 1 आ जाएगा हमारे पास में 2/3। तो लैम्डा 1 तो ये आ गया और लैम्डा 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 1/3 आ जाएगा। तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का तो ये वैल्यू आ गया। ठीक है, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो -2 यहाँ से आ गया, लैम्डा 1 का वैल्यू आ जाएगा 2/3 -5 लैम्डा 2 का वैल्यू कितना आ रहा है 1/3 यहाँ से आ रहा है, दैट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा का जो वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ से कितना है, बेस तो सेम है तो पावर सॉरी न्यूमरेटर वाले पार्ट को ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -4 -5 -9/3, तो मतलब -3 यहाँ से आ गया और माइनस अल्फा यहाँ से आया, तो अल्फा का वैल्यू तो कितना आ गया हमारे पास में 3 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो अल्फा का वैल्यू तो कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। नाउ उसके बाद हम इस वाले पार्ट को समझते हैं, माइनस ऑफ लैम्डा 1 का वैल्यू पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा -2/3 यहाँ पर आ गया माइनस। ठीक है, लैम्डा 2 का वैल्यू कितना आ रहा है 1/3 यहाँ से आ रहा है, तो ये हो जाएगा β/3 यहाँ पर आ गया। ठीक है, -5 कुछ ऐसा आ जाएगा। ना माइनस साइन तो सबसे कॉमन आके कैंसिल हो गया, माइनस साइन को हटा दिया। 3 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, मतलब 2 प्लस बीटा तो ऊपर आ गया और 3 नीचे ऐसे एलसीएम आ गया, तो इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो बीटा का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास में 13 आ जाएगा। तो ठीक है, बीटा का वैल्यू कितना आ गया 13 आ गया। तो बीटा का वैल्यू 13 आ गया और अल्फा का जो वैल्यू आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट, तो अल्फा का जो वैल्यू आ रहा है उसको समझो। एक्चुअली जो अल्फा का वैल्यू आएगा वो कितना आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है हमारे पास में। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या 5 प्लस अल्फा जेड लिखा हुआ है, ये ना 5 प्लस अल्फा जेड, तो यहाँ प्लस अल्फा लिखा हुआ है स्टूडेंट, प्लस अल्फा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अल्फा का जो वैल्यू है कितना आ रहा है -3 आ रहा है ना। ठीक, अल्फा का वैल्यू कितना आ गया -3 आ रहा है और बीटा कितना आ रहा है हमारे पास 13 आ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा जब मुझे फाइंड आउट करना रहेगा तो वो हो जाएगा 13 - 3 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट। नाउ अगला प्रॉब्लम समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, फॉर ऑब्जर्वेशन xi, ये क्वेश्चन हमारे पास कितना दे रखा है, समेशन ऑफ xi - 5 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 10 गिवन है, और साथ में मुझे दे रखा है समेशन ऑफ xi - 5 का होल स्क्वायर। ठीक, समेशन i इक्वल टू 1 to 10 दे रखा है कितना 40 है। इफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, मतलब इन सभी का मुझे अगर वेरिएंस निकालना है और मीन निकालना है तो कितना दे रखा है लैम्डा और म्यू गिवन है। ठीक है स्टूडेंट, देन द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ लैम्डा एंड म्यू, तो लैम्डा और म्यू का मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मुझे निकालना है इन सबका मीन, मतलब मुझे निकालना है समेशन ऑफ xi - 3, इसका मुझे मीन फाइंड आउट करना है सभी टर्म्स का। तो सबका मीन कितना आ जाएगा, सबका सम अपॉन में कितनी टर्म्स है 10 टर्म्स है अपॉन 10। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मुझे एक्चुअली फाइंड आउट करना है इसका वैल्यू क्या आएगा। एक तो ये मीन ये हो जाएगा हमारे पास में, साथ में अगर हम वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस हमारे पास में कितना आ जाएगा, इन सभी टर्म्स का मुझे वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस आएगा इन सभी टर्म्स के स्क्वायरिंग का हम सम लिखेंगे, समेशन अपॉन में कितना आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स 10 हो जाएगा माइनस ऑफ इसके मीन का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, एक्चुअली ये वेरिएंस हो गया है ना इन सभी नंबर्स का, दिस इज द वेरिएंस, ये वेरिएंस हमें लिखा हुआ है, तो ये मुझे फाइंड आउट करना है। अब एक काम ही करते हैं, समेशन ऑफ xi - 5 हमें दे रखा है, तो इस वाले पार्ट को समझें कि समेशन ऑफ xi - 5, ठीक, और दैट इक्वल टू कितना गिवन है हमारे पास में 10 गिवन है। तो मैं एक काम ही करता हूँ, इसको मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ, समेशन ऑफ xi - 3 और -2 मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक, और -2 कुछ इस तरह से लिखा हुआ, दैट इक्वल टू कितना दे रखा है 10 दे रखा है। तो ना इस वाले पार्ट को अगर मैं समझूँ समेशन ऑफ xi - 3, तो ये तो हमारे पास ऐसे कुछ आ जाएगा, एक ब्रैकेट वाले पार्ट को, इसको तो मैंने यहाँ निकाल दिया ना, ये हमारे पास में क्या बनेगा -2 ऑफ समेशन i कितना वेरी कर रहा है 1 से लेकर के 10 तक वेरी कर रहा है, तो 1 से लेकर 10 तक जब वेरी करेगा तो -2 यहाँ पर आ जाएगा इंटू कितना आ जाएगा 10 यहाँ पर आ जाएगा, दैट इक्वल टू कितना गिवन है हमारे पास में 10 गिवन है। तो फाइनली अगर हम इस वाले पार्ट की वैल्यू समझे तो इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में
20 यहाँ से आ जाएगा, 30 यहाँ पर आ गया, तो मतलब इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई, समेशन ऑफ xi माइनस 3 कितना आ जाएगा, 30 आ गया। मतलब ये जो पोर्शन आ रहा है एक्चुअली ये कितना आ गया हमारे पास में, 30 आ रहा है। ठीक, तो ये 30 आ गया, 30/10 जब कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मीन तो हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब एक तो ऑप्शन ए दे रखा है और ऑप्शन 3 हमारे पास दे रखा है। तो हमारे पास फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन में से क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा ना, मतलब कोई एक ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो ये तो हमने डिसाइड कर लिया ना। हम डिसाइड करते हैं वेरिएंस के बारे में ना। तो वेरिएंस हमारे पास में कितना आएगा, ठीक है, तो मुझे वेरिएंस जब निकाला रहेगा तो वेरिएंस कितना आता है, ये रहेगा वेरिएंस हमारे पास में। ठीक, मुझे इसका वेरिएंस निकालना। और मुझे एक बात ये मालूम है कि स्टूडेंट कभी भी अगर मान लो जो वेरिएंस होता है, मतलब वेरिएंस जो भी है हमारे पास में, जैसे मान लो नंबर है x1 x2 x3, इन सभी ऑब्जर्वेशन का मुझे वेरिएंस निकालना है। ठीक है, या फिर वेरिएंस मुझे क्या करना है कि किसी भी हम ऐड सब्ट्रैक्ट करें, तो ऐड सब्ट्रैक्ट करने से होता क्या है कि वेरिएंस की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। मतलब मैं इसका वेरिएंस निकालूं x-3 x2-3 का, या फिर x1-5 या x2-5, इन सबका अगर मैं वेरिएंस निकालूं तो सबका वेरिएंस कितना आना है, सेम आना है। मतलब वेरिएंस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता है कि वेरिएंस में कोई भी चेंज नहीं आता। तो मैं एक काम ही करता हूं कि x-5 का होल स्क्वायर मुझे दे रखा है, तो x-5 का होल स्क्वायर समेशन अपॉन में कितना आ जाएगा, 10 माइनस ऑफ समेशन ऑफ xi-5 अपॉन में 10, इनका वेरिएंस निकाल देता हूं। ठीक है, तो इसका जो वेरिएंस आएगा वो हमारे पास में किसका रहेगा, इसी का वेरिएंस रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो समेशन ऑफ xi-5 का होल स्क्वायर कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। मतलब इसकी वैल्यू तो कितनी दे रखी है, 40 दे रखी है। तो 40/10 करेंगे तो 4 तो यहां से आ गया ना। इस वाले पार्ट की अगर वैल्यू समझते हैं तो इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 10 दे रखी है। तो 10/10 किया तो 1 आ जाएगा। तो 4 - 1 कितना हो गया, 3 आ गया। तो डियर स्टूडेंट वेरिएंस कितना आ जाएगा हमारे पास में, 3 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके। अगला प्रॉब्लम समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इस प्रॉब्लम को थोड़ा ध्यान से समझना स्टूडेंट। क्या लिखा हुआ है, इन ए बैग, एक बैग के बारे में बात कर रहे हैं। बैग में क्या है, 20 कार्ड्स हैं, जिसमें 10 जो कार्ड है उन पे ए लिखा हुआ है, अनदर 20 नेम्स बी, मतलब अनदर जो 10 कार्ड्स है हमारे पास उन पे बी लिखा हुआ है। और आगे लिखा हुआ कार्ड्स आर ड्रॉन रैंडमली, कार्ड्स को हमने क्या रैंडमली से ड्रॉ कर रहे हैं, 1 बाय 1 विथ रिप्लेसमेंट, मतलब रिप्लेसमेंट के साथ में ड्रॉ कर रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड ए कम्स बिफोर थर्ड बी। मतलब जो सेकंड ए है, मतलब हमने एक बार ए निकाला, एक बार और ए निकाला, दो बार ऐसे ए आ गया, सेकंड ए, मतलब सेकंड ए के बारे में बात कर रहा है। तो ये क्या होना चाहिए कि थर्ड बी से पहले आना चाहिए। ठीक है, तो बिफोर थर्ड बी, उससे पहले होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट पहले तो समझो कि अगर मान लो कि मुझे कार्ड ए को ड्रॉ करना है, तो कार्ड ए को ड्रॉ करने का प्रोबेबिलिटी हमारे पास में कितना आ जाएगा, तो 10 हमारे पास इस तरह के फेवरेबल केस है तो 10/20 आ जाएगा। मतलब कार्ड ए को ड्रॉ करने का केस हो गया हमारे पास 1/2 आ गया। सिमिलरली अगर मैं कार्ड बी को ड्रॉ करने की बात करता हूं तो कितना आ जाएगा, अगेन हमारे पास 1/2 आ जाएगा। ठीक, इस तरह से आ जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए कि थर्ड कार्ड अपना कैसा होना चाहिए, प्लस थर्ड जो बी आ रहा है हमारे पास में, उससे पहले क्या होना चाहिए, 2 ए आने चाहिए। मतलब 2 ए अगर आने चाहिए तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबल केस हो सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि ए हमारे पास आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है ए आ गया, बी आ गया और ए आ गया, मतलब 2 ए आ गए, सेकंड ए आ गया ना, थर्ड बी से आने से पहले ना। ठीक, और उसके बाद एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि बी आ जाए, ए आ जाए, ए आ जाए, सेकंड ए है ना, बिफोर थर्ड बी है ना। और उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि बी आ जाए, ए आ जाए, बी और ए ऐसा हो जाए। या फिर एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि ए हो सकता है, बी हो सकता है, बी हो सकता है और ए हो सकता है। ठीक है, और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, बी बी ए आ सकता है। ठीक है, यही हमारे पास पॉसिबिलिटी बन सकती है। नाउ इसके बारे में समझते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, तो 1/2 इंटू 1/2 आ जाएगा, 1/4 यहाँ से आ जाएगा, 1/8 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 1/8 यहाँ पर आ जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी की हम बात करें तो कितना आ जाएगा, 1/16 यहाँ से आएगा, प्लस 1/16 यहाँ से आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा, 1/16 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 11/16 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट रहेगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, नेगेशन ऑफ, हमें एक नेगेशन फाइंड आउट करना है, √5 इज एन इंटीजर।
ठीक है, अपने आप में एक स्टेटमेंट पी मान लेते हैं कि स्टेटमेंट पी लिखा हुआ है 5 इज ए रैशनल नंबर। ये स्टेटमेंट क्यू लिखा हुआ, बीच में और लिखा हुआ, मतलब हमारे पास में क्या लिखा हुआ, पी और क्यू ऐसे स्टेटमेंट हो गया। इसका मुझे नेगेशन लिखना है। ठीक है, नेगेशन, इसका नेगेशन एक्चुअली कितना आता है, डी मार्गन्स लॉ आप बोल सकते हो। नेगेटिव पी इंटरसेक्शन आएगा नेगेटिव ऑफ क्यू आ जाएगा। मतलब क्या रहेगा कि √5 इज नॉट एन इंटीजर। √5 एक इंटीजर नहीं होना चाहिए, √5 इज एन इंटीजर गलत हो जाएगा। √5 इज नॉट एन इंटीजर, ये एक ऑप्शन ये हो सकता है, √5 इज नॉट एन इंटीजर। इन तीनों में से ना एंड आना चाहिए बीच में, तो एंड यहाँ पर भी आ रहा है और एंड यहाँ पर भी आ रहा है। 5 इज एन रैशनल नंबर, ये गलत हो जाएगा ना। 5 भी कैसा होना चाहिए, 5 इज नॉट ए इर्रेशनल नंबर, तो 5 कैसा एक इर्रेशनल नंबर नहीं है। तो √5 इज नॉट एन इंटीजर एंड 5 इज नॉट एन इर्रेशनल नंबर। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट। नाउ अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्या दे रखा है, इफ ए सर्कल दे रखा है टचेस द वाई एक्सिस एट द पॉइंट 0,4। एक सर्कल क्या कर रहा है, वाई एक्सिस को 0,4 पे टच कर रहा है एंड पासिस टू द पॉइंट 2,0, और क्या कर रहा है वो 2,0 से पास कर रहा है। मतलब थोड़ा बहुत अगर रफ डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसा आएगा कि यहाँ पर तो टच कर रहा है और 2,0 से पास कर रहा है। ठीक है, 2,0 से तो पास करा दिया हमने और 0,4 पे टच कर रहा है। तो इस पॉइंट पे अगर टच कर रहा है तो मतलब यहाँ परपेंडिकुलर जब हम ड्रॉ कराएंगे तो ये लाइन सेंटर से पास करेगी, और ये लाइन अगर सेंटर से पास करेगी तो सेंटर का जो बाई कोऑर्डिनेट है वो तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 ही आ जाएगा। ठीक है, और इसका अगर जो एक्स एक्सिस से अगर मैं हाइट समझूं तो एक्स एक्सिस से जो हाइट रहेगा हमारे पास में कितना, मान लेते हैं कि ये एच हमारे पास में हाइट हो गया। ठीक है, तो इसका हाइट एच मान लिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा h,4, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, इसको हमने इतना यहाँ पर लिख दिया। आगे पूछा क्या, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टेंजेंट टू सर्कल। तो कौन सा सर्कल पे से टेंजेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो कौन सा से टेंजेंट नहीं है वो समझना है। तो पहले एक काम करते हैं, हम इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट, पहले तो आप एक बात ये समझो कि हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल लिख सकते हैं जो किसी भी लाइन को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करे, x1 y1 पे टच करे। तो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल कितना आता है, तो ये आ जाएगा x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ जो लाइन है दैट इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल हम लिख सकते हैं जो इस लाइन को, जो y एक्सिस है उसका इक्वेशन कितना है, x बराबर 0। जो इस लाइन को कहाँ टच कर रहा है, 0,4 पर टच कर रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर तो यहाँ पर आ गया, प्लस ये आ जाएगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर यहाँ पर आ गया, प्लस टाइम्स लैम्डा एल हम ना। तो लाइन हमारे पास कितना है, x आ गया, दिस इज x इज इक्वल टू 0 आ गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। और ये सर्कल हमें कौन सा सर्कल निकालना है, एक पर्टिकुलर सर्कल निकालना है जो 2,0 से पास करे। तो ठीक है, 2,0 को इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 2 जब यहाँ पुट कराएंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। 0 हमने यहाँ पुट किया तो यहाँ कितना आ जाएगा 16, प्लस 2 जब यहाँ पुट करेंगे तो 2 लैम्डा दैट इक्वल्स टू 0 आ गया। तो यहाँ 20 आ गया, मीन्स प्लस 2 लैम्डा। तो लैम्डा का वैल्यू तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू को -10 यहाँ पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास कितना आ गया, एक्स स्क्वायर तो यहाँ से आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर यहाँ से लिखा हमने, एक्स का टर्म यहाँ पर आ रहा है ना, तो -10x हमने यहाँ से लिख दिया। वाई का टर्म यहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, -8y आ जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट टर्म भी यहाँ से आ जाएगा +16। ठीक है, दैट इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया। ठीक, जो क्या कर रहा है, 0,4 पे टच कर रहा था वाई एक्सिस को और इस वाले पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, इसका हम सेंटर निकालते हैं। सेंटर कितना आ जाएगा हमारे पास में 5,4 आ जाएगा। और रेडियस की बात करें तो इसका रेडियस आ जाएगा 25 + 16 - 16। ठीक है, तो ये इसका रेडियस आ गया, तो रेडियस हो जाएगा 5 सिंप्लीफाई करने पर। ठीक है, अब हमें बात क्या है कि कोई भी लाइन है जो सर्कल को टच कर रहा है, तो कोई भी लाइन सर्कल को जब टच करेगा तो डियर स्टूडेंट क्या कंडीशन आता है हमारे पास, सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है p वो कैसा होना चाहिए, r के बराबर होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितना आना चाहिए, रेडियस के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो सारे ऑप्शन को चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, इस लाइन का मैं डिस्टेंस निकालता हूँ सेंटर से, मतलब 5,4 से। ठीक है, तो हमने यहाँ पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, 3 × 5 यहाँ पर आ गया, 4 × 4 -6 आ जाएगा, अपॉन में कितना आएगा, √a² + b² जो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने क्या निकाला, p निकाल दिया। ठीक है, हम मोड लगा देते हैं।
सॉल्व करते हैं इस बात को। 16 यहाँ पे लिखा हुआ है, -6 करेंगे तो 10 आ गया, मतलब ये 10 लिखा हुआ है। 10 + 15 कितना हो जाएगा 25, 25/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, और दैट इज किसके किसके इक्वल लिखा हुआ है, ये रेडियस के इक्वल लिखा हुआ है। तो रेडियस कौन सा अपना आंसर हो गया, तो P = R आ गया, मतलब पहला ऑप्शन ही अपना क्या हो गया, सही बैठ गया। तो जो अपना सर्कल था वो एक्चुअली वो जो किस लाइन को टच करेगा या कौन सा लाइन उस पर टेंजेंट रहेगा, ऑप्शन ए ही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है, f' x = tan इनवर्स ऑफ sec x + tan x दे रखा है, और x बिलोंग्स दे रखा है -5/2 से +5/2। ठीक है, x इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, और साथ में हमें क्या दे रखा है, f(0) कितना है, 0 है। तो पूछा हुआ है f(1) एज, f(1) किसके इक्वल होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन है, समझते हैं ना। तो स्टूडेंट देखो, पहली बात तो ये समझो कि f' हमें दे रखा है, तो f' हमें दे रखा है tan इनवर्स ऑफ sec x + tan x, दिस इज f'। तो एक काम ये करते हैं, पहले तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं ना, और सिंप्लीफाई करने के बाद में एक आसान सा कुछ रिजल्ट आएगा, देन फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने से यहाँ तो fx आ जाएगा, बट इस वाले पोर्शन को इंटीग्रेट करने में हमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, tan इनवर्स x तो यहाँ पर लिखा हुआ है ही, ठीक है, tan इनवर्स है ना। sec x को मैं लिख सकता हूँ 1/cos x, और इसको sin x/cos x, तो नीचे डिनोमिनेटर में तो आ गया cos x आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 1 + sin x यहाँ पर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब एक और बात समझो, sin x को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 sin x/2 × cos x/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको ये तो कुछ ऐसा आ गया। ठीक, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को हम लिख सकते हैं sin² x/2 + cos² x/2 लिख सकते हैं। तो sin² x/2 प्लस आ जाएगा cos² x/2, कुछ ऐसा लिख दिया। अब ध्यान से देखो तो ये तो क्या आ गया, a² + b² + 2ab आ गया, और नीचे वाले पार्ट को अगर मैं समझूं तो नीचे वाले पार्ट को तो हम क्या लिख सकते हैं, cos² x/2 - sin² x/2, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ऊपर वाला पोर्शन हमारे पास में आ गया sin x/2 प्लस ये हो जाएगा अपना cos x/2 का होल स्क्वायर। ठीक, इस तरह से कुछ आ गया ना। एक काम ही करते हैं, इसके फैक्टर आएंगे a + b × a - b, तो a + b इसका फैक्टर आया, एक फैक्टर कितना आ जाएगा, a - b इसका एक फैक्टर आएगा, तो a + b से तो क्या होगा, एक पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास में अब क्या बच गया, ये कुछ इस तरह से आ गया, tan इनवर्स यहाँ से आ गया, तो इसको मैंने कुछ इस तरह से लिखा cos x/2 + sin x/2 अपॉन में कितना आ जाएगा, cos x/2 माइनस कितना आ जाएगा, sin x/2, कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है स्टूडेंट, नाउ तो यहाँ तक तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया, अब इसको आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे, cos x/2 कॉमन लेते हैं, cos x/2 यहाँ से भी कॉमन लेते हैं, तो ऊपर तो हमारे पास आ जाएगा 1 + tan x/2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा, 1 यहाँ पर बचा, और यहाँ बच जाएगा 1 - tan x/2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो tan इनवर्स कुछ इस तरह से आ गया, 1 + tan x/2 ऊपर आ गया, और 1 - tan x/2 नीचे आ गया। अब एक और बात आप समझ लो है ना, कि इसे 1 + tan x/2 कभी भी ऐसे लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट आपको हमेशा याद ही रखना चाहिए कि एक्चुअली क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, और इसको मैं सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ, tan of π/4 + x/2, इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan π/4 + x/2 लिख सकते हैं। कैसे, इस 1 को तो अगर मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ tan π/4, इस 1 को तो ऐसे लिख दिया, tan x/2 है, इसको मैं इंटू 1 कर देता हूँ, तो यहाँ कितना जाएगा, इस 1 को हम लिख देंगे tan π/4, यहाँ पर लिख देंगे, तो ये तो बन जाएगा tan a + tan b अपॉन में कितना जाएगा, 1 - tan a tan b आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, tan of a + b आ गया। मतलब अगर इस वाले पार्ट को अगर हम समझें तो ये तो आ गया हमारे पास में tan इनवर्स ऑफ tan यहाँ पर आ जाएगा, और दिस इज आई कैन राइट π/4 + x/2। ठीक है, इस तरह से कुछ टर्म आ गया हमारे पास में। ठीक है स्टूडेंट, अब बातें समझते हैं कि tan इनवर्स ऑफ tan ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो एक्चुअली इसका वैल्यू क्या रहेगा, अभी डिपेंड करेगा इस वाले पार्ट पे कि ये कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है। ठीक है,
तो समझते हैं x कैसे वेरी कर रहा है, -5/2 से +5/2। तो x/2 की अगर हम बात करें, मतलब अगर मैं x/2 की बात करूं तो x/2 कैसे वेरी करेगा, -π/4 से लेकर के +π/4 तक वेरी करेगा x/2। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब -π/4 पुट करेंगे तो ये वाला पोर्शन 0 आएगा एक तो, और एक बार जब π/4 पुट करेंगे तो π/2 आ जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा आ रहा है, मतलब ओपन इंटरवल यहाँ पर, है ना। तो ये जो पोर्शन है एक्चुअली कहाँ लाई कर रहा है, इस फंक्शन की रेंज में लाई कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट, अगर इसकी रेंज में लाई कर रहा है तो इट मीन कि जो f डैश x है हमारे पास में, मतलब 10 से क्या रहेगा, 10 वर्ड से 10 हट जाता है, मतलब ऐसा बोलते हैं, मतलब ठीक है। मतलब फॉर्मूले में कितना आ जाएगा, फाइनली जब से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा π/4 प्लस x/2 आ जाएगा। तो f डैश x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, π/4 प्लस x/2 आ गया। दिस इज f डैश x। ना मुझे fx निकालना है, तो इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट कराएंगे तो यहाँ तो हो जाएगा π/4, यहाँ x आ जाएगा, x dx का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो दिस इज x²/2, दिस इज x²/4 आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। ठीक है, दिस इज fx। तो fx का वैल्यू तो हमारे पास में ये आ गया। ठीक है, fx इक्वल टू इतना आ गया ना, x इज इक्वल टू जब 0 पुट कराएंगे तो y का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ भी 0 आ गया, तो c बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 आ गया। तो c का वैल्यू तो 0 हो गया और c हटी गया, है ना। ठीक है, तो fx इक्वल टू इतना आ गया, मुझे निकालना है f ऑफ 1। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 जब पुट कराएंगे तो f ऑफ 1 का वैल्यू आ जाएगा π/4 प्लस कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, π+1/4 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्लियर स्टूडेंट, अगला प्रॉब्लम समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है, एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हैज ए यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ आइस अराउंड इट, मतलब एक स्फीयर था, ऐसा कुछ स्फीयर था, इसके ऊपर कुछ आइस लगी हुई है। ठीक है, उसकी कुछ थिकनेस मान ली, मान लो इतनी थिकनेस का कुछ आइस लगा हुआ है ना। ठीक है, आइस इज मेल्टिंग, आइस क्या मेल्ट हो रही है। ठीक है, आइस मेल्ट हो रही है एट ए रेट ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, इस रेट से आइस अपना मेल्ट हो रहा है। व्हेन थिकनेस इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जब थिकनेस हमारे पास कितना रहेगा आइस का, 5 सेंटीमीटर रह जाएगा, देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ थिकनेस, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ थिकनेस इज, तो हमसे क्या पूछा हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ थिकनेस पूछा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम एक काम ही करते हैं कि मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस है वो r था, है ना, वो तो 10 दे ही रखा है। ठीक है, थिकनेस हमने मान लिया कुछ x, थिकनेस x आ गया, तो जो वॉल्यूम आ जाएगा, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा हमारे पास में, 4π/3 r³ कितना हो जाएगा, x + 10 का होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्या गया, वॉल्यूम आ गया इसका कंप्लीट। नाउ अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसका जो रेट ऑफ मेल्टिंग है, मतलब आइस इज मेल्टिंग एट द रेट, है ना, आइस इस रेट से मेल्ट हो रहा है, वो फिक्स है, तो हमने dv/dt यहाँ पर निकाला। तो dv/dt तो यहाँ से आ जाएगा, दिस इज 4π/3। नाउ 3 यहाँ पर आ गया, इस वाले पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, x + 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इस वाले पार्ट को हम लिख सकते हैं dx/dt। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हमने कुछ इस तरह से लिख दिया। नाउ 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, dv/dt हमारे पास कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। ठीक है, तो 50 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 50 यहाँ पर आ गया, 4π को भी मैंने डिवाइड मार दिया, तो 4π 50/4π कुछ ऐसे आ जाएगा ना। x + 10 का होल स्क्वायर को भी यहाँ डिवाइड कर देते हैं, जैसे x + 10 का होल स्क्वायर यहाँ पर आ गया। क्लियर स्टूडेंट, और ये कितना आ गया, dx/dt हमारे पास यहाँ बच गया, मतलब इस सारे पोर्शन को हमने यहाँ से हटा दिया, तो dx/dt कुछ तो इतना आ जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है, जो थिकनेस है, वो थिकनेस का जो रेट है वो किस रेट से एक्चुअली चेंज हो रहा है, मतलब एट द इंस्टेंट निकालना है जब एट द थिकनेस इज 5 सेंटीमीटर एट दैट टाइम, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ थिकनेस। ठीक है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो मतलब x की वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो x = 5 हम यहाँ पुट कर देंगे। तो 5 जब यहाँ पुट कराएंगे तो एक्चुअली कितना आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 50/4π, तो यहाँ पर आ गया, प्लस 1/15 यहाँ पर लिखेंगे तो 15 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 15 का होल स्क्वायर, मतलब 15 × 15 यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ठीक है, कैसे 4 से उसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, सॉरी ये तो 4 से कैंसिल होगा नहीं, तो 15,
तो 5 से हमने कैंसिल किया तो 10 टाइम्स यहाँ से आ जाएगा और 3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 यहाँ पर आ जाएगा और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5 से ये हो जाएगा, 3 टाइम्स कैंसिल ये होगा और ये 2 टाइम्स, 2 से एक्चुअली ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 2 यहाँ पर आ गया, 3 यहाँ पर आ गया, तो 9 18 पाई आ जाएगा। तो जो थिकनेस है वो चेंज ऑफ थिकनेस, रेट ऑफ चेंज ऑफ थिकनेस हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/18 पाई आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन सेकेंड। ओके, नाउ अगला प्रॉब्लम समझते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। इस हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन निकालना है, e पावर 4x प्लस e पावर 3x माइनस 4, इस तरह से रखा है। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट, जनरली हम जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसको x या t में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे e पावर x लिखा हुआ था। एक काम हमने ये किया कि लेट e पावर x को हमने t एज्यूम कर लिया। इसको जब हम t एज्यूम कर लेंगे तो फाइनली ये क्या बन जाएगा हमारे पास, t पावर 4 तो यहाँ आ जाएगा, प्लस का टी क्यू यहाँ से आ गया, माइनस 4t स्क्वायर यहाँ पर आ गया, प्लस टी और प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और स्टूडेंट ये क्या लिखा हुआ, पावर 4 में एक इक्वेशन लिखा हुआ। अगर पावर 4 में इक्वेशन लिखा हुआ है और उसको आपको अगर सिंप्लीफाई करना होता है तो जनरली हम करते क्या है कि पावर 4 को सॉल्व करने का हमारे पास कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं होता, मतलब कुछ फॉर्मेट होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। जैसे पहले और आखिरी टर्म को आप चेक करो, अगर पहले और आखिरी कोफिशिएंट अगर सेम सेम आ रहा होता है तो ठीक है, जैसे इस वाली प्रॉब्लम में आ भी रहा है, तो हम करेंगे क्या, इसको टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो इसको जब टी स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे तो यहाँ तो टी स्क्वायर बनेगा, यहाँ टी आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 1/t आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 1/t स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह से आ गया ना। इस वाले पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। इन दोनों पार्ट को तो मैंने एक साथ लिख लिया, पहले और आखिरी पार्ट को। साथ में हमने क्या किया, t प्लस 1/t को एक साथ लिखा। ठीक है, और -4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अभी काम करते हैं, इसको मैं t में, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। हाँ, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या एक्स्ट्रा आ रहा है हमारे पास में, 2 है ना, प्लस का 2 आ रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए -2 कर दिया हमने। ठीक है, तो -2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ -6, -4 ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ तो -6 आ गया। और ये कितना बन जाएगा हमारे पास, t प्लस 1/t का t यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आ गया ना। एक काम ये करते हैं कि इस वाले पार्ट को ना थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लेता हूँ। तो अल्फा यहाँ लिखा हुआ प्लस अल्फा, ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस अल्फा -6 इक्वल टू से 0 आ गया ना। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा इस क्वाड्रेटिक को, तो इसके फैक्टर कितने आएंगे हमारे पास, अल्फा प्लस का 3 यहाँ से आ जाएगा और एक साथ में आ जाएगा अल्फा -2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो z इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3 आ गया, और साथ में अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, अल्फा हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, t प्लस 1/t लिखा हुआ, और t क्या है हमारे पास में, अब यहाँ से समझो तो t कैसा एक पॉजिटिव नंबर है। मतलब अल्फा जो है वो कैसा होना चाहिए, अल्फा हमारे पास क्या था, t प्लस 1/t लिखा हुआ है, मतलब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो अल्फा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू ये नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इट मीन कि अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू 2 मैंने यहाँ पुट कर दी, तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू e पावर x आ जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा, e पावर -x आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो, इस वाली इक्वेशन को आप डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हो कि एक्चुअली ये कब पॉसिबल होगा। अगर मान लो इस इक्वेशन में आप x इक्वल टू 0 पुट करते हो, तो 0 पुट करने पे कितना आ जाएगा, ये भी 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, एक्चुअली x इक्वल टू 0 ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ओनली। तो क्या कहेंगे हमारे पास, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ गए हमारे पास, x इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन आया, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, 1 हो गए। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, अगला प्रॉब्लम समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है, इफ एक मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है, दिस इज मैट्रिक्स ए, एंड बी क्या दे रखा है, एडजॉइंट ऑफ बी दे रखा है, और मैट्रिक्स सी दे रखा है दैट इक्वल्स टू 3a, एबीसी आर 3 मैट्रिक्स ना। और क्या दे रखा है, एडजॉइंट ऑफ बी का डिटरमिनेंट अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ सी एज किसके इक्वल होगा। तो 4 ऑप्शन है ना, पूछा गया हमसे डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी। एक और काम करते हैं, बी का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए आ रहा है, तो हमने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, सी कितना लिखा हुआ है,
3 टाइम्स ऑफ ए लिखा हुआ है, तो 3a, सी का वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया डिटरमिनेंट ऑफ ए। नाउ डियर स्टूडेंट, अब आपको याद होना चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट कितना आता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर कितना आ जाएगा n-1, और इसका पावर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, दो एडजॉइंट आ रहे तो पावर 2 रहेगा। अपॉन में कितना आ जाएगा, ये 3 लिखा हुआ है, 3a का डिटरमिनेंट मुझे फाइंड आउट करना है। 3 को जब मैं डिटरमिनेंट के सिंबल से बाहर निकालूंगा तो कैसे बाहर निकलेगा, 3 क्यूब करके बाहर आएगा, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। क्लियर। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट, जब इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए जब हम निकालेंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए जो आएगा क्या करेंगे, 1 इंटू इसको इधर मल्टीप्लाई किया, 9 यहाँ से आ गया और प्लस का 4 यहाँ से आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, -1 मैंने यहाँ पे लिखा, अगेन इस एलिमेंट से पास करता है और रो और कॉलम को हटा दिया, तो 3 इधर आया और 4 इधर आया, तो 3 - 4 कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा, प्लस साइन 2 इंटू, तो 2 इंटू हम क्या लिखेंगे, इस एलिमेंट से पास करता है और रो और कॉलम को हटा दिया, तो -1 और -3 कितना हो जाएगा, -4 यहाँ पर आ जाएगा, तो -4 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 13 तो यहाँ से आ गया, प्लस का 1 यहाँ पर आ रहा है और माइनस का 8 यहाँ पर आ रहा था, 14 - 8 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट, कितना लिखा हुआ, 3×3 का डिटरमिनेंट है, तो यहाँ आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कराएंगे तो 4 आ गया। अपॉन में यहाँ कितना लिखा हुआ है, 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो स्टूडेंट ये कितना आ जाएगा, 6 हो गया, अपॉन में कितना आ रहा है, 3 पावर क्यू आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 6/3 मतलब 2 पावर क्यू आ जाएगा, और दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन 8, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, तो हमने 1 to 20 प्रॉब्लम्स को देख लिया है। तो 1 to 20 जितनी भी प्रॉब्लम्स जो आई हुई थी हमारे पास में, तो एक आसान सी प्रॉब्लम थी, ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है, तो अगला हमारे पास जो आ रहा है, जो सेक्शन बी है, वो कौन सा हमारे पास, इंटीजर टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही है ना। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 उसमें समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास क्या दे रखा है, इफ 1 + x इंटू dy/dx इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 1 + x का होल स्क्वायर प्लस y - 3, ऐसा कुछ गिवन है हमारे पास। एंड y(2) कितना है, 0 दे रखा है, तो y(3) किसके इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो करना क्या रहेगा आप लोगों को, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, तो dy/dx को पहले कोफिशिएंट को तो हम पहले 1 बना लेते हैं, इक्वल टू 1 + x को मैंने यहाँ डिवाइड करा, तो यहाँ 1 + x आ जाएगा, प्लस हमारे पास यहाँ कितना आ गया, y - 3 अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 + x आ जाएगा। अब इस बात को आप ध्यान समझो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक dy/dx आ रहा है, साथ में एक ही y आ रहा है, मतलब dy/dx का टर्म है, साथ में क्या लिखा हुआ है, py = q लिखा हुआ है, dy/dx साथ में एक y का टर्म दे रखा है। ठीक है, तो एक ही y है, तो मतलब ये क्या लिखा हुआ, परफेक्ट LDE फॉर्मेट लिखा हुआ है, और परफेक्ट LDE फॉर्मेट है तो इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, पहले इसको परफेक्ट LDE फॉर्मेट में लिख लेते हैं, dy/dx तो मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, y अपॉन में इसको अलग अलग करके लिखा, तो मैंने -y/1 + x तो यहाँ लेके आ गए ना, यहाँ पे क्या बचा, 1 + x का टर्म आ गया, -3/1 + x। ठीक है, चलो इसको एज इट इज रहने दिया हमने। ना ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e पावर -1/1 + x dx। ठीक है, ये इसका अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर आ गया। नाउ इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो कितना आ जाएगा, e पावर में आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ln ऑफ यहाँ पर आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 1 + x आ गया। ठीक, या फिर कहेंगे मॉड ऑफ 1 + x आ जाएगा। ठीक, तो माइनस साइन को जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो कितना आ जाएगा, e पावर आ जाएगा ln ऑफ, और 1 + x इसका मॉड पावर में कितना आ गया, -1 आ गया, इसे ln जब हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/mod ऑफ 1 + x आ जाएगा। ठीक है, तो मॉड को हटाने की कोई जानकारी नहीं, तो मैं इस मॉड ऑफ 1 + x को मैं क्या लिख दूंगा, अपॉन 1 + x ही रहने देंगे। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास में ये आ गया। नाउ इसका सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब 1/x 1/1 + x, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, q हमारे पास में कितना लिखा हुआ है, इस वाली इक्वेशन की बात करें, दिस इज q।
कंप्लीट। ठीक है, ये क्यू लिखा हुआ है नीचे की साइड, देखो ना ये वाला पार्ट कंप्लीट क्यू लिखा हुआ है। तो क्यू हमारे पास कितना आ गया, 1 प्लस एक्स, यहाँ से आ गया -3/1 प्लस एक्स, दिस इज क्यू। इनटू में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्स यहाँ पर आ जाएगा, dx यहाँ से आ गया, प्लस में कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, मतलब इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर को। अब एक काम करते हैं, इसको आगे और सिंप्लीफाई करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो 1/x को तो अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करने पे तो क्या होगा, सिंपल 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ कितना आ जाएगा, 3/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आ गया, और साथ में क्या लिखा हुआ, प्लस सी आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक तो हमारे पास आ गया ना, उसको मैं फर्दर आगे ऐसे लिख लेता हूँ, y इंटू 1/1 प्लस एक्स, तो मैंने यहाँ लिखा। इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है, तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा 1/-1/x आएगा, तो -1x तो प्लस हो जाएगा, 3/1 प्लस एक्स आ गया, साथ में कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आ गया ना। अब c को निकालने के लिए एक जानकारी दे रखी है कि x इज इक्वल टू, ठीक है, तो x इक्वल टू 2 यहाँ पुट किया तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट तो 0 आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 2 पुट करने पर y का वैल्यू कितना है, 0 है, तो 2 जब यहाँ पुट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 0, 2 यहाँ पर आ गया। ठीक है, 2 जब यहाँ पुट कराएंगे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 3/3 और प्लस c, तो ये से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, तो c का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, तो c का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, -3 आ गया, उसको हमने यही लिख दिया। ठीक, तो हमसे पूछा गया y(3) पूछा हुआ है, मतलब x इज इक्वल टू जब 3 पुट कराएंगे तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, तो x इज इक्वल टू 3 यहाँ पुट कराया तो यहाँ तो आ गया 1/4। ठीक है, x इज इक्वल टू जब 3 पुट कराएंगे तो यहाँ तो 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, 3/4 यहाँ पर आ जाएगा, -3 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 से 1/4 कैंसिल हो जाएगा, तो अगर ध्यान से समझो तो y का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में क्या दे रखा है, एक फंक्शन f(x) दे रखा है, ये फंक्शन दे दिया हमारे पास में, और f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, और ये क्या दे रखा है, 0 पर कंटिन्यूअस है। 0 पर कंटिन्यूअस है तो हमें क्या करना है, a + 2b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, अगर मान लो फंक्शन अगर 0 पे कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या होता है, 0 पर फंक्शन का वैल्यू, तो 0 पर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स x टेंड्स टू 0 माइनस, और 0 पर फंक्शन का क्या आ रहा होगा, राइट हैंड लिमिट, ये कैसा आ जाएगा अपना, बराबर आएगा ना। तो 0 पर अगर फंक्शन की वैल्यू की बात करें तो वो तो कितना आ रहा है हमारे पास में, b आ रहा है। ठीक है, तो उसको तो मैंने यहाँ पे b यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो 0 पर फंक्शन का अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूँ, 0 माइनस, तो 0 पर कितना आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से निकालेंगे, f(x) का वैल्यू ये आ जाएगा, तो साइन ऑफ a + 2 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा, x आ गया। ठीक है, और 0 पे हम फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, सॉरी राइट हैंड लिमिट अगर हम निकालें 0 प्लस, तो वो यहाँ से आना है, तो क्या दे रखा है हमारे पास में, ये वाला फंक्शन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसको हम अलग से निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई। तो ठीक है, मुझे a और b फाइंड आउट करना है, तो दो अननोन है तो 2 कंडीशन होनी चाहिए। तो ठीक है, एक कंडीशन ये आ गई, एक कंडीशन इन दोनों को ले लेंगे, या फिर इन दोनों को ले सकते हैं ना। ठीक है स्टूडेंट, तो इस बात को समझो, इस वाले पॉइंट को समझते हैं। तो b इज इक्वल टू, इस वाली लिमिट को सॉल्व करते हैं। तो b यहाँ पर दे रखा है, लिमिट दे रखा है x टेंड्स टू 0 माइनस, तो एक काम ये करते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं, साइन ऑफ a + 2 इंटू एक्स अपॉन में x लिखा हुआ है, प्लस क्या लिखा हुआ है, साइन x अपॉन में x है। तो एक काम हम ये करते हैं, इसको a + 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं ना, इस पूरे पार्ट को। a + 2 यहाँ पर आ जाएगा ना। अब जब x 0 का अप्रोच कर रहा है तो ये वाला पार्ट भी 0 का अप्रोच कर रहा है, और ये वाला पार्ट भी 0 का अप्रोच कर रहा है, तो ओवरऑल एक्चुअली कहाँ अप्रोच करेगा, ये 1 को अप्रोच करेगा। तो फाइनली यहाँ से तो कितना आ गया हमारे पास, a + 2 आ गया, मतलब ये जो पोर्शन लिखा हुआ क्या लिखा हुआ, a + 2 मल्टीप्लाई में जो लिखा था हमने। और सिमिलरली इसमें भी कितना है, ये भी 0 का अप्रोच कर रहा है, ये भी 0 का अप्रोच कर रहा है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगा। तो b इज इक्वल टू, तो हमारे पास कितना आ गया, a + 3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास ये आ गया ना। एक और काम करते हैं, हम लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस, ये मुझे फाइंड आउट करना है।
तो इसका मुझे लिमिट निकालना है, तो मैं यही सॉल्व कर देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट एक बात समझो, यहाँ से अगर एक्स बार 1/3 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया हमने, तो एक्स कॉमन लिया तो यहाँ तो 1 बचा, यहाँ 3 एक्स आ जाएगा, पावर में कितना आ जाएगा हमारे पास में 1/3 यहाँ से आ जाएगा, -1 आ गया, और अपॉन में कितना आ जाएगा एक्स आ गया। ठीक, एक्स पावर 1/3 तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो जब कैंसिल कराएंगे तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट इसको मुझे सॉल्व करना है, तो एक काम करता हूँ मैं इसमें एक बार एल एच रूल लगा देते हैं। तो एल एच रूल जब लगाओगे तो 1/3 तो यहाँ से आ जाएगा 1 + 3x, पावर में आ जाएगा 1/3 -1, माइनस ऑफ 2/3 यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसका डिफरेंशियल तो 0 हो जाएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ आ गया, तो लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0+, जब 0+ यहाँ पुट कराएंगे तो ये वाला पोर्शन 1 की तरफ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1/3 आ गया। तो मतलब फाइनली जो जो पोर्शन था हमारे पास में ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/3 के इक्वल आ जाएगा, तो ये आ गया 1/3। तो देखिए बी का वैल्यू तो कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है, तो b इज इक्वल टू तो आ गया 1/3। ठीक है, तो हम a का वैल्यू निकालते हैं, तो इसको मैं इस साइड भेज देता हूं। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ तो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है ना, b का वैल्यू 1/3 नहीं रहेगा। क्या करेंगे, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या इंटू 3 भी आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली एक्चुअली इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास अगर जब 1 आ गया तो ये 1 हो जाएगा, तो b का वैल्यू तो कितना आ गया, 1 आ जाएगा, और a का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा a का वैल्यू आ जाएगा 2, और b का वैल्यू कितना हो गया, 1 आ गया, सॉरी 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा, तो -2 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो a का वैल्यू तो -2 लिखा हमने, b का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 यहाँ पर आ रहा है, तो प्लस का 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो +2 -2 कितना हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, होप आपको ये क्लियर है ना। अगला प्रॉब्लम समझते हैं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 इन 1 + x + x² पावर 10। मुझे क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 10 निकालना है। तो डियर स्टूडेंट एक्चुअली ये वाली प्रॉब्लम आपको जब जेई मेन या आईआईटी एडवांस की तैयारी कर रहे होते हैं तो क्लास में भी करवाया जाता है इस तरह की प्रॉब्लम है ना। क्या लिखा हुआ है, मुझे कोफिशिएंट ऑफ x पावर 10 निकालना है। तो एक काम करते हैं, 1 पे कुछ ना कुछ पावर आ रहा होगा, मान लो अल्फा आपने मान लिया, x पे भी कुछ ना कुछ पावर आ रहा होगा, लेट मान लेते हैं बीटा, और x² पे कोई पावर आ रहा होगा, लेट गामा मान लेते हैं। मीन्स मैंने क्या लिखा, एक जनरल टर्म लिखा, जनरल टर्म। ठीक है, जीटी यहाँ लिखते हैं, तो हर एक टर्म पे कुछ ना कुछ पावर आ रहा होगा। ठीक है, आगे जो कोफिशिएंट आता है वो कितना आता है, 10 फैक्टोरियल आएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल और गामा फैक्टोरियल आ जाएगा। और सच दैट की जो हमारे पास टर्म्स हैं, ये जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन सबका जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा होगा, 10 आ रहा होगा, 10 को डिस्ट्रीब्यूट कराया था हमने यहाँ पर, तो 10 यहाँ पर आ गया। ठीक, और मुझे निकालना क्या है, हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 निकालना है। मतलब यहाँ से क्या लिखा हुआ, बीटा प्लस 2 गामा, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए हमारे पास में, 4 होना चाहिए। ठीक स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा इस तरह से। अब करना क्या है कि मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। मतलब हमारे पास में क्या अननोन 3 है और कंडीशन सिर्फ 2 आ गई। तो डियर स्टूडेंट हमेशा इस तरह से होता है कि अननोन ज्यादा होते हैं, कंडीशन कम आती है। इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, आप क्या करो, जहां पर मल्टीपल आ रहा हो, मतलब जैसे गामा का मल्टीपल 2 लिखा हो, तो आप यहीं से स्टार्ट करो। मतलब मैंने क्या किया, गामा की वैल्यू से 0 ले ली, ऐसे स्टार्ट किया, तो गामा की वैल्यू 0 अगर हो गया, हो सकता है गामा का वैल्यू 0, तो गामा का वैल्यू 0 ले लेते, तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो बीटा का वैल्यू 4 आ रहा है, गामा का वैल्यू 0 आ रहा है, तो हमने फर्स्ट से क्या निकाला, अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। ठीक है, गामा का वैल्यू फिर मैंने क्या किया, 1 ले लिया। गामा का वैल्यू जब 1 लेंगे तो बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बीटा का वैल्यू 2 आ गया, और अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 + 3 यहाँ पर आ गया, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 7 आ जाएगा ना। तो गामा का वैल्यू हम 2 लेते हैं, तो गामा का वैल्यू जब 2 लेंगे तो बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा सम 2 आ रहा है, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास में, 8 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब मान लो कि गामा के वैल्यू अगर आप जब 3 लेते हैं तो बीटा हमारे पास में कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ जाएगा, तो -2 आ रहा है। मतलब यहाँ पे आप क्या करोगे, जाके स्टॉप हो जाएगा, मतलब आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको ऐसे 3 ही पेयर आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास में ये आ गया। तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 जो निकालना है एक्चुअली वो यहाँ से आना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, 10 फैक्टोरियल यहाँ पर लिखा हुआ है ही। तो पहले हम लिखते हैं अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल आ जाएगा और 0 फैक्टोरियल आ जाएगा।
ऊपर 1 पावर समथिंग करेंगे तो 1 ही आना है, ठीक है। एक टर्म तो ये आ गया। अगला टर्म कितना आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा बीटा गामा, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल अपॉन में कितना आ जाएगा 8 फैक्टोरियल, यहाँ पर आ जाएगा 0 फैक्टोरियल और साथ में कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब डियर स्टूडेंट जब इस वाले पार्ट को आप पूरा कंप्लीट सॉल्व करोगे तो एक्चुअली इसका वैल्यू कितना आ रहा है 210 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इस वाले पार्ट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 360 आ जाएगा और साथ में इस वाले पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 45 आ जाएगा। फाइनली जब पूरा सम कंप्लीट सम निकालेंगे तो सम आ जाएगा हमारे पास 615 आ जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 कितना आ जाएगा 615। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। तो वेक्टर का एक प्रॉब्लम दिया हुआ है स्टूडेंट, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 24 में, इफ p हमारे पास एक वेक्टर दे रखा है, एक p दे रखा है, वेक्टर q दे रखा है, वेक्टर r दे रखा है, वेक्टर p q r कोप्लेनर, और सभी वेक्टर्स कैसे हैं हमारे पास में कोप्लेनर है। तो यहाँ से तो एक बात हमें समझ में आ गई कि इनके जो डिटर्मिनेंट होगा उसकी वैल्यू कितनी आनी है 0 आनी है। ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू को जब मैं 0 अप्लाई कराऊंगा तो मतलब a+1 तो मैंने यहाँ पे लिखा, a यहाँ पर आ जाएगा और a यहाँ पर आ जाएगा। a यहाँ लिखा हमने, a+1 यहाँ पर लिखा, साथ में a यहाँ आया और a यहाँ पर आया, a यहाँ पर आया और a+1 यहाँ पर आ गया। ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू से 0 आ जाएगी। और फाइनली जब इस डिटर्मिनेंट को हम जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारे पास कितना आ जाता है स्टूडेंट, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, a का वैल्यू आ जाएगा -1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो a का वैल्यू मुझे यहाँ पर मालूम चल गया, तो इट मीन जब a का वैल्यू मुझे मालूम चल गई तो मैं वेक्टर p q r लिख सकता हूँ। तो वेक्टर p तो हमारे पास कितना आ जाएगा -1/3, जब यहाँ पुट कराएंगे तो वेक्टर p हो जाएगा 2/3 इंटू आई कैप, a का वैल्यू हो जाएगा -1/3 j कैप -1/3 k कैप, दिस इज वेक्टर p। वेक्टर q की अगर हम बात करें तो वेक्टर q कितना आ जाएगा हमारे पास में -1/3 आई कैप, यहाँ से आ जाएगा +2/3 j कैप और साथ में जाएगा -1/3 k कैप आ जाएगा। अब वेक्टर r हम लिखते हैं, तो वेक्टर r कितना आ जाएगा -1/3 आई कैप -1/3 j कैप आ जाएगा और साथ में आ जाएगा +2/3 k कैप। तो वेक्टर r हमारे पास में ये आ गया। ठीक है, तो वेक्टर p q r हमने फाइंड आउट कर लिया। तो हमसे पूछा गया p डॉट q, तो एक काम करते हैं p डॉट q यहाँ से निकालते हैं। तो p डॉट q, तो p डॉट q हमारे पास कितना आ जाएगा, इनको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो i को i के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से हो जाएगा -2/9, इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2/9 आ जाएगा और यहाँ माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/9 यहाँ पर आ जाएगा। तो -4 + 1 कितना आ जाएगा -3/9, मतलब कितना आ गया -1/3 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना आ जाएगा। तो p डॉट q तो हमारे पास में कितना आ जाएगा -1/3 आ जाएगा ना। सिमिलरली मैं एक काम करता हूँ r क्रॉस q निकालते हैं। तो r क्रॉस q का मुझे होल स्क्वायर से फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ, r क्रॉस q का होल स्क्वायर कितना आता है हमारे पास में, r स्क्वायर आ जाएगा q स्क्वायर माइनस ऑफ कितना आ जाएगा r डॉट q का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा आ जाएगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ r स्क्वायर हम जब लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ r स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/9 + 1/9 + 4/9 यहाँ से आ जाएगा। तो मतलब ये हो जाएगा 6/9, तो ये आ जाएगा 6/9 आ जाएगा यहाँ पर। सिमिलरली ये भी कितना आ जाएगा 6/9 यहाँ पर आ जाएगा। r डॉट q भी जब हम निकालेंगे तो r डॉट q हमारे पास कितना आ जाएगा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 1/3 बनेगा, यहाँ से सेम यही आ जाएगा, मतलब -1/3 का होल स्क्वायर आ जाएगा ना। r डॉट q निकालेंगे तो कितना आ रहा होगा -1/3 आ जाएगा, दिस इज होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 9 यहाँ पर आ गया। 36 अपॉन हमने क्या लिख दिया 81, तो यहाँ पर आ गया माइनस हमारे पास कितना आ जाएगा 1/9 यहाँ पर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो r क्रॉस q का जब हम स्क्वायरिंग लिखेंगे तो इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हम यहाँ करते क्या है 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ तो 9 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 27 आ गया, अपॉन में कितना आ जाएगा 81 आ गया।
तो 27। तो एक काम करते हैं, 3 पावर 3 यहाँ लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है, 3 पावर 4 लिखा हुआ है। तो इसको जब सिंप्लीफाई कराएंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो आर क्रॉस क्यू का जो होल स्क्वायर आया तो वो कितना आ गया हमारे पास में, 1/3 आ गया। नाउ करना क्या है, लैम्डा का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से समझते हैं लैम्डा का वैल्यू है ना। तो 3 तो यहाँ लिखा हुआ है, ये पी डॉट क्यू कितना आ रहा है, -1/3 आ रहा है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। ठीक है, माइनस ऑफ लैम्डा आर क्रॉस क्यू का होल स्क्वायर कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है। तो 1/3 हमने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, दैट इक्वल्स टू 0 आ गया। तो एक काम करते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब 1/3 कॉमन लेके कट कराएंगे तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, 1 आ जाएगा। तो लैम्डा इक्वल्स टू 1। ओके स्टूडेंट, नाउ लास्ट प्रॉब्लम समझते हैं। क्या दे रखा है, 25th प्रॉब्लम। तो डियर स्टूडेंट, ये तो बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम दे रखा था हमारे पास में। क्या दे रखा है, 4 पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी डी करके, आर 4 पॉइंट, देन प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी ऑन द लाइन सी डी। मतलब हमारे पास में एक लाइन सी डी ले लेते हैं, ये सी डी लाइन आ गया, और एक ए बी मान लेते हैं। ए बी का मुझे प्रोजेक्शन क्या निकालना है, सी डी पर प्रोजेक्शन निकालना है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या आता है, प्रोजेक्शन आएगा हमारे पास में ए बी डॉट सी डी अपॉन जिसके अलोंग निकाल रहे होते हैं हमेशा उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करेंगे। दिस इज द प्रोजेक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ से ए बी वैक्टर निकाल देंगे। तो ए बी वैक्टर निकालेंगे, क्या करेंगे, बी में से ए को सेपरेट कराएंगे। तो 3 - 2 मतलब आई कैप, 1 - 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 j कैप, और 8 - 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 8 k कैप। दिस इज द ए बी वैक्टर। डॉट सी डी वैक्टर निकालते हैं, कितना आ जाएगा, d - c करेंगे तो 7 - 3 कितना आ जाएगा, 4 आई कैप, -3 -1 तो -4 j कैप, और 4 - 3 कितना आ जाएगा, प्लस का 7 k कैप, अपॉन में कितना आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो इसका जब मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो 4 कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, सी डी वैक्टर यहाँ से भी 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से यहाँ पर आ गया ना। इसका डॉट लेते हैं, डॉट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तो ऊपर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 12 आ जाएगा। 8 × 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ गया। अपॉन में ध्यान से समझो ये कितना लिखा हुआ, 32 तो यहाँ पर आ गया। 32 + 49 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्चुअली 81 आ जाएगा। और 81 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 यहाँ पर आ गया। ऊपर वाले पार्ट को समझते हैं, कितना लिखा हुआ है, 16 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और 56 + 16 जब कराएंगे तो एक्चुअली कितना आ जाएगा, 72 आ गया। जैसे 72 लिखा हुआ है, 72 को हम 9 से डिवाइड कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 72/9 करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास में, 8 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।